जितनी ज्यादा मतलब चार्ज रहेगा तो क्या रहता है, एनर्जी रहती है, और अगर एनर्जी रहेगी तो क्या रहेगा, लेस स्टेबल कंपाउंड रहेगा। तो अगर कंपाउंड हमारे पास नॉन पोलर है तो वो मोर स्टेबल रहेगा। सर आप पाई बॉन्ड ही क्यों काउंट कर रहे हो, सिग्मा क्यों काउंट नहीं कर रहे? तो सिग्मा इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि अगर ये दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है तो सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही होंगे। मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होता है, अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव होता है उसके कंपेयर में। ठीक है, मेरे को इस ग्रुप का इफेक्ट देखना है कि इस कंजुगेटेड सिस्टम पर इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस है या माइनस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स वाला की दुनिया में। मैं हूं मोहन सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया बेटा रफ्तार सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 तक आई होप आप सभी ने देख लिया होगा लेक्चर अच्छे से। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 में लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ रेजोनेंस, टाइप ऑफ कंजुगेशन पढ़ा था कि कौन कौन से टाइप का रेजोनेंस हो सकता है, क्रॉस कंजुगेशन क्या होता है, एक्सटेंडेड कंजुगेशन क्या होता है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं कंजुगेशन के, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। अब हम आज पढ़ेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ था कि सर जो हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है उसमें आपने बताया था कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनका कंट्रीब्यूशन अलग अलग होता है। ठीक है, और वो डिपेंड करता है उनकी स्टेबिलिटी पर। किस पर डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी पर। तो वो स्टेबिलिटी कैसे पता चलेगा कि कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी ज्यादा स्टेबल होगी, इस क्वेश्चन का आंसर लेंगे एक तो हम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि एप्लीकेशंस ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले टुडेज गोल में क्या हमारे पास, मीजोमेरिक इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है उनकी स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे। तो सबसे सिंपल फंडा, सबसे पहला जो बेसिक है क्या है कि जितनी ज्यादा मतलब चार्ज रहेगा तो क्या रहता है, एनर्जी रहती है, और अगर एनर्जी रहेगी तो क्या रहेगा, लेस स्टेबल कंपाउंड रहेगा। तो अगर कंपाउंड हमारे पास नॉन पोलर है तो वो मोर स्टेबल रहेगा। तो अगर मेरे पास कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो नॉन पोलर है तो वो मोर स्टेबल रहेगी। तो नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, नॉन पोलर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर इज मोर स्टेबल देन पोलर स्ट्रक्चर, या फिर हम इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बोला है मैंने, अब कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों ही आ जाते हैं, मतलब सिग्मा और पाई। तो सिग्मा बॉन्ड तो हमेशा ही सेम रहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ये आप बता सकते हो कॉमन सेंस से। क्यों? क्योंकि जब हमने रेजोनेंस पढ़ा था तब हमने बताया था कि रेजोनेंस में ओनली पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सिग्मा बॉन्ड नहीं करते। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही रहेंगे। तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, जिसमें क्या आएगा, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, मोर स्टेबिलिटी। तो जितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड रहेंगे, जितने ज्यादा रहेंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। एग्जाम्पल से अगर हम इसको समझना चाहे तो देखो, सिंपल सा फंडा है हमारे पास, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो यही है मेरे पास एक। ठीक है, और इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो क्या बनेगी हमारे पास, ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा हमारे पास, CH3 CH2 CH प्लस, और इसमें क्या आ गया हमारे पास, CH माइनस, सॉरी CH2 माइनस, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, और ये भी क्या, हाँ ठीक है, ये क्लियर है। तो अब देखो इसमें हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास क्या है, नॉन पोलर स्ट्रक्चर है। क्या है? नॉन पोलर। और ये कौन सी स्ट्रक्चर है हमारे पास, पोलर। ये कौन सी है, पोलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ए बोले, हम इस स्ट्रक्चर को क्या बोले, ए, और इसको अगर हम बी बोले तो हम बता सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर ए होगा वो ज्यादा स्टेबल है बी से। क्यों? क्योंकि इसमें ये नॉन पोलर है, ये पोलर है। या तो ऐसे बोल सकते हो आप, या फिर इसमें ऐसे देख सकते हो कि सर इसमें इधर देखो एक पाई बॉन्ड है और इसमें पाई बॉन्ड नहीं है। सर आप पाई बॉन्ड ही क्यों काउंट कर रहे हो, सिग्मा क्यों काउंट नहीं कर रहे? तो सिग्मा इसलिए काउंट नहीं कर रहे कि क्योंकि अगर ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो सिग्मा बॉन्ड तो सेम ही होंगे। तो सिग्मा काउंट करने की जरूरत नहीं है। जब कभी भी आपको कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करने हैं तो आप सिर्फ डिफरेंस देखो पाई बॉन्ड का। क्लियर है बेटा? तो इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रक्चर कौन सी हो जाएगी हमारे पास, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ए। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, पॉइंट नंबर 2, स्ट्रक्चर्स विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ मैक्सिमम एटम्स इज मोर स्टेबल। ये ऑब्वियस सी बात है, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके होंगे
कि जिस स्ट्रक्चर में जितने ज्यादा एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है, वो स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होती है। फॉर एग्जांपल देख लो, हमारे पास क्या है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। मान लो एक ये स्ट्रक्चर दे रखी है और इसकी अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं तो ये मैंने आपको बताया कि ये बॉन्ड कैसे रोटेट होगा, आप बताओ भाई। ये बॉन्ड रोटेट होगा हमारे पास इस टाइप से, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। इधर की साइड बताया था मैंने आपको बॉक्स बना के, ठीक है, कि जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है उधर की साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो क्या होगा हमारे पास, ये स्ट्रक्चर बनी इधर CH3 CH2 और CH के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस। CH के ऊपर कौन सा चार्ज आया, प्लस, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख रहा हूं, C, इधर H और इधर आ गया हमारे पास प्लस, इधर O। दो लोन पेयर तो है ही पहले से ही, क्योंकि ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रहेंगे इधर, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, दो ने पार्टिसिपेट कर रखा है बॉन्ड बनाने में, 4 बचे। और एक नेगेटिव चार्ज और आ गया, ये एक नेगेटिव और आ गया है, ठीक है, ये वाला क्लियर है। तो अब देखो हमारे पास इस ऑक्सीजन के पास 2 4 और ये 4 बॉन्ड, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे, ठीक है। इस वाले कार्बन के पास देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में 4 और 2 बॉन्ड ये है, तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। तो इसके पास कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो रहे हैं, ठीक है, और 8 ही इसके पास हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन काउंट करना तो अभी अच्छे से आगे होगा यार, इनऑर्गेनिक इतना आगे पढ़ लिया है आपने केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इधर बात करोगे तो इस कार्बन को देखो, आप 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में, 2 इसमें 2 इसमें, 6, और इधर तो पॉजिटिव चार्ज है, इधर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन। इस ऑक्सीजन को देखे 2 4 6 2 8, इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन है। बाकी इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, उनको देखने की जरूरत है नहीं। तो अगर मैं इस स्ट्रक्चर को बोलूं फिर से A, इसको हम बोले A और इसको बोले हम B, तो इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, A ज्यादा स्टेबल होगी B से। रीजन क्या है, इसमें सभी एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है और इधर ऑक्टेट इसका क्या है, इनकम्प्लीट। तो इधर मैं लिख भी देता हूं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, क्लियर है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम्स रेस्पेक्टिवली आर मोर स्टेबल। क्या दे रखा है हमारे पास कि नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है किससे, पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से, ठीक है। सॉरी, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर अगर नेगेटिव चार्ज रहेगा तो ज्यादा स्टेबल होता है अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव होता है उसके कंपेयर में, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है हमारे पास, पहले हम एग्जांपल से समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो CH3 CH2 CH, इसी को समझ सकते हो आप, समझना चाहो तो डबल बॉन्ड O, एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये दे रखी है, ठीक है, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं मान लो, ठीक है, 2 स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये बॉन्ड हमारे पास 2 तरीके से रोटेट हो सकता है, एक तो ऐसे, इसको मैं बोल रहा हूं फर्स्ट केस, और एक ऐसे, इसको मैंने बोला सेकंड केस, ठीक है। तो फर्स्ट और दोनों स्ट्रक्चर बना देता हूं। तो सबसे पहले बनाता हूं फर्स्ट वन। फर्स्ट क्या बनेगी भाई हमारे पास, फर्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी इधर CH3 CH2 और इधर आ गया CH पर कौन सा चार्ज, फर्स्ट है तो प्लस, और इधर O पर क्या आ गया, नेगेटिव। तो ये मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव आया है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव आया, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास फर्स्ट। और अगर हम दूसरी स्ट्रक्चर की बात करें, कौन सी है, CH3 CH2, इधर CH पर क्या आ गया, नेगेटिव, और ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो ये क्या है हमारे पास, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर इन दोनों स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कौन सी स्ट्रक्चर हमारे पास, सेकंड। तो फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है सेकंड से, फर्स्ट स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है किससे, सेकंड से। रीजन क्या है हमारे पास, इसका रीजन ये है कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है कंपेरेटिव इसके अपोजिट होने से। रीजन क्या होता है, रीजन ध्यान से सुनना, मैं बता देता हूं, वैसे मैंने क्वेश्चन पूछा भी था आपसे शायद लास्ट क्लास में।
तो रीजन बिल्कुल सिंपल होता है। देखो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कोई भी एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मीनिंग होता है कि जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा अच्छे से करे, ठीक है। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज, अब नेगेटिव चार्ज को कौन इजीली अट्रैक्ट करेगा, जो न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, ठीक है भाई। न्यूक्लियस क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो वो पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन को इजीली अट्रैक्ट करेगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम है, मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के ज्यादा पास है, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि सर वो पॉजिटिव चार्ज के पास है। बिल्कुल सही है। तो अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पॉजिटिव के ज्यादा पास है तो उस पर नेगेटिव चार्ज तो स्टेबल रहेगा। बिल्कुल सही है, नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, स्टेबल, क्योंकि प्लस माइनस स्टेबल है। बट अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव आया, मतलब न्यूक्लियस के पास फिर प्लस आ रहा है, तो प्लस प्लस क्या लगेगा, रिपल्सन। क्लियर है बेटा। इसलिए हम बोलते हैं कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बट अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो अनस्टेबल मानते हैं उसको। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इन दोनों में एक पॉइंट और है हमारे पास, इसमें ध्यान से समझेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मान लो हमारे पास ऐसा आ जाए CH3 CH2 CH, इधर है प्लस डबल बॉन्ड, सॉरी प्लस, और इधर आ गया मान लो NH2, ठीक है। और इसकी अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो क्या रेजोनेंस हो रहा है इधर बताओ, प्लस सिंगल लोन पेयर, अल्टरनेट पोजीशन पे रेजोनेंस होगा बेटा, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देंगे तो लोन पेयर और प्लस में क्या बन जाएगा, बॉन्ड। तो इधर आ जाएगा हमारे पास CH3 CH2 और इधर आ जाएगा हमारे पास CH डबल बॉन्ड NH2, ठीक है। और इधर आ गया हमारे पास H पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इस बॉन्ड में ये जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है पाई बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन किसके, नाइट्रोजन के, तो बताएगा कि मैंने इलेक्ट्रॉन दिए। अब अगर आप देखोगे इधर तो सर इधर ये क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, और ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो आपके अकॉर्डिंग कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, इसको मैं बोल देता हूं B और इसको मैंने बोल दिया A। तो सर A ज्यादा स्टेबल होना चाहिए B से, A ज्यादा स्टेबल होना चाहिए B से, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू चार्ज रूल। चार्ज रूल लिख रहा हूं बेटा मैं इधर, ठीक है। चार्ज रूल का मतलब समझ जाओगे ना कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, बट अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो वो अनस्टेबल रहता है। तो ये नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपेयर टू कार्बन के, इसलिए ये अनस्टेबल होना चाहिए, बट ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि भैया इसने पॉजिटिव चार्ज लिया है अपने ऊपर, तो वो अनस्टेबल नहीं हो रहा। ये आपको लग रहा है कि अनस्टेबल हो रहा है, बट वो किसी दूसरे का भला कर रहा है, वो किसी दूसरे की हेल्प कर रहा है। हेल्प कैसे कर रहा है, क्योंकि आप अगर इस कार्बन को देखोगे तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, इधर 6 इलेक्ट्रॉन, कितने, 6, एक इस बॉन्ड में, एक इस बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है जिसमें, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। बट अगर आप इधर देखोगे इस कार्बन को, इस कार्बन को अगर इधर देखते हो तो इसके पास आ रहे हैं 8 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब क्या हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, और इस नाइट्रोजन के पास भी कितने, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इधर ऑक्टेट कंप्लीट है, और जो ये रूल्स है उसको सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देंगे, उसके बाद हम प्रायोरिटी देते हैं ऑक्टेट रूल को। किसको देते हैं बेटा, ऑक्टेट रूल को। तो ऑक्टेट रूल की प्रायोरिटी ज्यादा रहेगी। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑर्डर है, करेक्ट कौन सा आएगा बेटा, करेक्ट हमारे पास A लेस स्टेबल होगा B से। रीजन है ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, ये मिस्टेक करते हो आप तो ध्यान रखना। सबसे पहले नोट पॉइंट क्या लिखोगे आप इधर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फर्स्ट हम क्या चेक करेंगे, फर्स्ट ऑक्टेट रूल चेक करेंगे। इधर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए, फर्स्ट चेक ऑक्टेट रूल, फर्स्ट चेक ऑक्टेट रूल, फर्स्ट चेक ऑक्टेट रूल, देन चेक। ठीक है, इतना बहुत है। फर्स्ट चेक ऑक्टेट रूल। सबसे पहले क्या करेंगे,
ऑक्टेट रूल को चेक करेंगे, उसके बाद ही हम चार्ज वाला पॉइंट देखते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है मोर कंजुगेशन मोर स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा कंजुगेशन रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH3, मान लो एक तो ये दे रखा है आपको, दूसरा आपको दे दिया CH3 या CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 है, तो 6 कर दो इनको भी। ये आ गया हमारे पास CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। नंबर ऑफ बॉन्ड्स वगैरह सेम है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स वगैरह सब कुछ सेम होने चाहिए। तो अब इन दोनों में अगर मैं देखूं स्टेबिलिटी की बात, तो हमारे पास, ठीक है, ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ये मोर स्टेबल होगा। वैसे ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, मतलब ये दोनों तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नहीं, तो इसकी बात हम वैसे भी नहीं करेंगे। बट अगर इन दोनों कंपाउंड में से आपसे स्टेबिलिटी पूछे तो आप क्या बताओगे कि ये कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा, बिकॉज इधर मोर रेजोनेंस हो रहा है। इधर देखो, ये कंटिन्यूअस रेजोनेंस हो रहा है इधर तक, ठीक है, ये रेजोनेंस हो रहा है, इधर रेजोनेंस नहीं है। डबल सिंगल सिंगल सिंगल, 3 सिंगल आ गए, कंजुगेशन हो ही नहीं रहा। 3 सिंगल आ गए, इधर कंजुगेशन हो ही नहीं रहा। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये लेस स्टेबल होगा, ये मोर स्टेबल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं भाई। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, इफ कंजुगेशन इज इक्वल। अगर कंजुगेशन हमारे पास इक्वल हो तो एरोमेटिक कंपाउंड आर मोर स्टेबल देन एरोमेटिक कंपाउंड इज मोर स्टेबल देन अदर्स। ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम होनी चाहिए। नेचर ऑफ बॉन्डिंग का मतलब यह है कि कंजुगेशन इक्वल होना चाहिए उस टाइप से। ठीक है बेटा, अब एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं ये हम पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। बट अभी आप इतना समझे कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब बेंजीन टाइप का। तो जैसे मान लो कि मेरे पास ये है, तो इसमें देखो हमारे पास क्या है, ये दे रखा है बेटा, ठीक है, 3 क्या है हमारे पास, 3 डबल बॉन्ड है, कंटिन्यूअस कंजुगेशन, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, ये हमारे पास है एरोमेटिक। कैसा है? एरोमेटिक। और अगर मैं दूसरी बात करूं, हमारे पास मान लो ये आ गया, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो इधर भी कंजुगेशन 3 डबल बॉन्ड का कंटिन्यूअस कंजुगेशन हो रहा है, इधर भी कंटिन्यूअस कंजुगेशन हो रहा है। तो अगर मैं इनमें स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगी कंपेरेटिव इसके। क्यों? बिकॉज ये स्ट्रक्चर कैसी है हमारे पास? एरोमेटिक। ये कैसी है? एरोमेटिक नहीं है, इतना समझ लो आप। ठीक है, ये क्या है? एरोमेटिक नहीं है, नॉन एरोमेटिक है। अब नॉन एरोमेटिक क्या होता है वो सारी चीज हम बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएगा। बस आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि अगर एरोमेटिक स्ट्रक्चर है एक, दूसरी हमारे पास एरोमेटिक नहीं है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग सेम है, इसमें 3 बॉन्ड थे कंजुगेशन में, इसमें भी 3 बॉन्ड है कंजुगेशन में, तो हमारे पास एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू अदर्स के। नेक्स्ट देखते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस मतलब जिनमें अलग अलग चार्ज हो, जैसे प्लस माइनस माइनस प्लस। बात समझ में आ रही है? अनलाइक मतलब डिफरेंट चार्जेस। तो अनलाइक चार्जेस आर मोर क्लोजर इज मोर स्टेबल। ऑब्वियस सी बात है, अगर अपोजिट चार्ज प्लस माइनस पास में रहेंगे तो अट्रैक्शन लगेगा, और जब कभी भी अट्रैक्शन लगता है एनर्जी क्या होती है? रिलीज। और अगर एनर्जी रिलीज होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है सिस्टम से तो खुद की एनर्जी कम हो रही है, अगर एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर अपोजिट चार्जेस पास पास में हैं स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और अगर सेम चार्ज पास पास में रहेंगे तो स्टेबिलिटी कम होगी। क्यों? क्योंकि सेम चार्ज मतलब प्लस प्लस आ रहा है या फिर माइनस माइनस आ रहा है, तो उस वाले केस में लगेगा रिपल्सन, और रिपल्सन से एनर्जी बढ़ती है, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो सिस्टम क्या होगा? अनस्टेबल होगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच अनलाइक चार्जेस आर मोर क्लोजर इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर इन विच अनलाइक चार्जेस आर फार अवे। ठीक है, जिसमें दूर दूर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन विच लाइक चार्जेस मतलब सेम, प्लस प्लस माइनस माइनस, आर फार अवे मतलब दूर हो, ठीक है, इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू स्ट्रक्चर इन विच
लाइक चार्जेज आर क्लोजर। तो अगर प्लस प्लस माइनस माइनस पास पास में, मतलब सेम चार्जेज लाइक चार्जेज पास पास में, तो लेस स्टेबल होगा, और अगर अपोजिट चार्जेज पास पास में है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोस्ट स्टेबल। ये भी पॉइंट बहुत अच्छा है, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है हमारे पास, देखो बहुत अच्छा एग्जांपल है बेटा, ये ध्यान से समझेंगे हम। मैं लेता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या लेता हूं बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया मैंने एक, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें से हम H प्लस रिमूव करते हैं, तो मैंने H प्लस रिमूव किया तो हमारे पास क्या बना इधर, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस। तो अगर मेरे को इसकी एसिडिटी डिफाइन करनी है तो हम इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, एसिडिटी के लिए क्या देखते हैं, एनायन की स्टेबिलिटी। तो ये हमारे पास एनायन है, इसमें हो रहा है रेजोनेंस, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस, आपको दिख रहा होगा बेटा। तो ये रेजोनेंस हो रहा है, तो मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया। ये क्या है, माइनस सिंगल डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड रोटेट होगा ऐसे, तो हमारे पास इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, आर सी माइनस प्लस क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और इधर आ गया हमारे पास O माइनस। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज लग रहा है आपको, नहीं लग रहा। एक ऑक्सीजन पे माइनस, एक पे माइनस, एक के साथ डबल बॉन्ड हो सेम है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर से बेटा इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं फिनोल की, किसकी बात करें बेटा, फिनोल। तो फिनोल क्या होगा हमारे पास, फिनोल देखते हैं भाई, ये हमारे पास है फिनोल, ये आया OH, इसमें से भी सेम वही H प्लस रिमूव करते हैं हम, ये H प्लस रिमूव किया तो इधर बना हमारे पास फिनोक्साइड आयन, क्या बना बेटा, फिनोक्साइड आयन, इसको फिनोक्साइड आयन बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कंजुगेशन हो रहा है तो इसका भी कंजुगेशन कर देते हैं हम। तो कंजुगेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो O माइनस, तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा क्योंकि इसके पास क्या आना चाहिए प्लस, तो इधर क्या बनेगा हमारे पास, इधर क्या बना बेटा, इधर हमारे पास बना ये डबल बॉन्ड O, इधर आ गया माइनस, ये फिर इधर क्या होगा, फिर से ऐसे रोटेट होगा, तो हमारे पास फिर से क्या स्ट्रक्चर बनेगी, तो इधर आ गया हमारे पास माइनस प्लस क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर आ गया माइनस, ठीक है। ये सेम डबल बॉन्ड O, फिर से क्या होगा, ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटा, ये। तो इधर क्या बन गया, ये डबल, इधर आ गया माइनस डबल बॉन्ड O, और लास्ट में फिर से ऐसे रोटेट हो जाएगा हमारे पास, तो क्या आएगा, ये आ गया लास्ट में, फिर से हमें क्या मिल गया, ये डबल बॉन्ड मिल जाएगा, डबल डबल डबल, और ये O माइनस। तो देखो कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट फिर भी अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूंगा, फिर भी अगर मैं इनकी स्टेबिलिटी की बात करूंगा तो हमारे पास स्टेबिलिटी वाले केस में क्या आएगा बेटा, कि ये जो कंपाउंड है RCOO माइनस, स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो RCOO माइनस और PHO माइनस, फिनोक्साइड आयन में से इसमें से ये ज्यादा स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। और उसका रीजन क्या है हमारे पास, उसका रीजन है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हुआ कि कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक रहेगा फिनोल से। देखो ये भी क्वेश्चन हो गया, 12th क्लास में आएगा, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये आपको मतलब क्वेश्चन वैसे भी सब्जेक्टिव भी है और वैसे भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक देन फिनोल, इवन दो फिनोल की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फिनोक्साइड आयन की वो ज्यादा है कंपेरेटिव कार्बोक्सिलेट आयन के, तो भी क्या रीजन है कि वो ज्यादा एसिडिक है, तो सिंपल सा रीजन है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है कंपेरेटिव फिनोक्साइड आयन से। तो जिसका एनायन ज्यादा स्टेबल उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। बात समझ में नहीं आई बेटा, सिंपल सा पॉइंट। एसिडिटी के लिए हमेशा एक ही फंडा है, एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे, मतलब एनायन H प्लस रिमूव करके जो भी कंपाउंड बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी चेक करो, ठीक है। चलिए
तो ये हमारे पास हो गए बेटा पॉइंट। अब हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। हमारे पास ये 3 स्ट्रक्चर दे रखी है। तो सबसे पहला रूल सेम है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या चेक करेंगे? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो अगर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखूं, इसमें कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें हमारे पास एक पाई बॉन्ड है, इसमें भी एक पाई बॉन्ड है, मतलब फर्स्ट वाला तो लीस्ट स्टेबल होगा, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला क्या होगा? लीस्ट स्टेबल। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कम है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स क्या है? कम है। बात समझ में आ रही है? ये रीजन आप लिख सकते हो, कॉपी इधर नोट्स में लिखो कि इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स लेस है तो ये लीस्ट स्टेबल हो गया। अब बात करेंगे हम सेकंड और थर्ड की। तो इसमें अगर देखा तो नंबर ऑफ बॉन्ड सेम है, ठीक है, ऑक्टेट वगैरह भी सबका कंप्लीट हो रहा है, आप चेक करोगे। अब अगर इन दोनों में हम देखें तो इसमें एक ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस ये है कि सर इधर नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है, इधर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तब मैं फंडा देखूंगा कि अगर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल होता है या लेस स्टेबल होता है। तो नाइट्रोजन क्या होता है? लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। मतलब मैं इन दोनों में ही कंपेयर कर रहा हूं, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और इस पर इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये सेकंड से कम स्टेबल रहेगा। तो फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड और सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकंड। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर करें, फिर आप वीडियो देखें आगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसकी बात करें भाई, CH3C डबल बॉन्ड O CH3 CH3C प्लस O CH3, ये हमारे पास स्ट्रक्चर दे रखी है 4। तो ABCD लिख देता हूं मैं इनको। ये हमारे पास A, इसको बोलेंगे हम B। वीडियो पॉज करें और देखें बेटा, स्टेबिलिटी चेक करें C, और ये D। प्लस माइनस मेरे हिसाब से सबको दिख रहे होंगे, बट अगर फिर भी किसी को नहीं दिख रहे हो तो उसके लिए मैं लिख देता हूं, इधर प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, ये हमारे पास दे रखे हैं बेटा। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ। क्या होगा? वीडियो पॉज करेंगे आप तो, ठीक है, और मैं आंसर करता हूं अब इसका। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखें तो इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं, इसमें पाई बॉन्ड है। मतलब A और D ज्यादा स्टेबल होंगे B और C से। सिंपल फंडा। सबसे पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट किए, ओनली पाई बॉन्ड, सिग्मा देखने की जरूरत नहीं, बिकॉज रेजोनेंस में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है भाई, ये बात क्लियर हो गई हमारे पास। इसका मतलब A और D सेम है नंबर ऑफ बॉन्ड्स के मामले में। फिर हम देखेंगे पोलैरिटी। क्या देखेंगे बेटा? पोलैरिटी। तो अगर सर हम पोलैरिटी देखते हैं, अगर हम पोलैरिटी देखते हैं तो ये हमारे पास है नॉन पोलर। कैसा है? नॉन पोलर। और इसमें हमारे पास पोलैरिटी है, मतलब प्लस माइनस बने। टोटल चार्ज तो न्यूट्रल रहना, टोटल चार्ज तो सेम ही रहना है, बिकॉज ये तो करेक्टरिस्टिक था, ये तो करेक्टरिस्टिक था ना हमारे पास रेजोनेंस का, कि टोटल चार्ज कंजर्व रहता है। तो ये न्यूट्रल है तो ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, न्यूट्रल तो सभी रहने। तो ये हमारे पास है नॉन पोलर और ये क्या हमारे पास? पोलर। तो इसलिए A ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे? D से। अब है हमारे पास B और C में कंपेयर करना है। तो B और C में अगर कंपेयर करें तो ये ऑक्सीजन क्या है? मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। ठीक है, अगर आप ऑक्टेट वाला फंडा देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है और इसमें कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट नहीं है। देन फिर मैं ये देख रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज किस पे? इधर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन पर है, इसलिए B ज्यादा स्टेबल हो जाएगा C से। B ज्यादा स्टेबल हो जाएगा किससे बेटा? C से। तो इधर आ जाएगा B हमारे पास ज्यादा होगा और देन आएगा हमारे पास C। तो सबसे ज्यादा A, देन D, देन B, देन C। क्लियर है बेटा? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हमारे पास ये इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है हमें कि कौन सी रेजोनेंस हाइब्रिड है, मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड में कौन सी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल ये मिथाइल एसीटेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास इस रेजोनेटिव स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है, मतलब इसका 99.99% तक रहता है, इसीलिए हम यही स्ट्रक्चर बनाते हैं, बाकी कोई स्ट्रक्चर बनाते ही नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्टेबल है बाकियों के कंपेयर में। ठीक है भाई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट बात करें अब हम, तो अब आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, ये आपको काफी बार वर्ड मिलेगा
ठीक है, कहीं बुक पढ़ रहे हो, मान लो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, तब भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कई बार चीजें समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, देखिए सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है, ए बेंजीन रिंग विद सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड को क्या बोलते हैं हम, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, जैसे देखो सिंपल समझो, पहले ये मेरे पास है बेंजीन, ये मेरे पास है बेंजीन जिसका फॉर्मूला होता है C6H6, इसको बोलते हैं बेंजीन, ये आपको पता है। ठीक है, और पता होना भी चाहिए बिकॉज हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है भाई। अब इसमें से क्या किया, कोई बंधु आया, एक H+ निकाल के चला गया। ठीक है, अब एक H+ अगर निकाल के चला गया है तो एक वैलेंसी क्या हो गई, डेफिशिएंट हो गई है, तो मैंने मान लो ये कर दिया। अब ये CH3 नहीं है इधर, इसीलिए मैंने H+ लिखा भी है, तो इधर फॉर्मूला हो गया हमारे पास ये वाला है बॉन्ड। ठीक है, C6H5, इसको बोलते हैं फिनाइल। ये भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, अब अगर इस पे कोई भी ग्रुप लगा दूं मैं, इधर ऐड कर दिया मैंने G, क्या कर दिया G, और ये G क्या नहीं है, G इज नॉट इक्वल टू H, H नहीं है। G कुछ भी हो सकता है, हेलोजन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है, SH हो सकता है, COOH हो सकता है, CHO हो सकता है, NO2 हो सकता है, बात समझ में आ रही, OR हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट H नहीं हो सकता, क्योंकि अगर H हुआ तो बेंजीन मिल जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम, ये हमारे पास बन गया अब G, और इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। क्लियर है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है। क्लियर है भाई, इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूं आपको, अब काफी जगह आपने पहले भी पढ़ा है, ऑर्थो मेटा पैरा वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, और अभी बहुत आने वाला है। ठीक है, तो ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, ध्यान से समझेंगे भाई। तो एक हम बनाते हैं साफ सुथरी सी बेंजीन, तो अगर एक साफ सुथरी सी बेंजीन हम बनाएं तो ये आ गया भाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ये है बेंजीन। ठीक है, अब इसमें क्या करें हम, कोई भी कहीं पर भी लगा सकते हैं, एक G ग्रुप लगा देते हैं, ये मान लो ये लगा दिया। अब मैं फिर से बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि ये इधर ही लगाया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि इधर ही लगाया जाए, कहीं भी लगा सकते हो आप। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया G। अब इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं, ऑर्थो मेटा पैरा, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास ये G ग्रुप इधर लगता तो मैं इसके रेस्पेक्ट में भी बात कर सकता था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बात समझ में आ रही, कहीं पर भी हो उसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे हम। तो अगर हमारे पास ये G ग्रुप जो लगा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास बचती है 5 पोजीशन। कौन सी बचती है बेटा, 5 पोजीशन और बच रही है हमारे पास, जहां पर हम कुछ लगा सकते हैं। 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो इसके जो जस्ट पास वाली पोजीशन है, नियरेस्ट कार्बन है, नियरेस्ट कार्बन है, उनको क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो पोजीशन, जिसको हम OB लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, OB लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्थो। और जो जस्ट दूर वाली है, जस्ट मतलब जितना मैक्सिमम हो सकता था, लोकल लैंग्वेज बोलते हैं ना पर एट, P पर एट, मतलब ये क्या है, पैरा। तो जस्ट सामने वाला, G के जस्ट सामने वाला क्या है, ये हो गया हमारे पास पैरा पोजीशन। अगर मैं मान लो कि इधर कोई ग्रुप लगा होता, उसके रेस्पेक्ट में पैरा बात करता, तो इसके जस्ट सामने कौन सा, ये वाला पैरा बन जाता। ठीक है, अगर इसके लिए बात करता, ये वाला पैरा बन जाता। तो पैरा कोई भी हो सकता है, जस्ट सामने वाला होगा जिसके रेस्पेक्ट में आप बात कर रहे हो, और इससे ऑर्थो के जस्ट पास वाला, ठीक है, या फिर पैरा के जस्ट बीच वाला, ठीक है, तो उसको बोलते हैं बेटा मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा। अरे बात समझ में आई, ऑर्थो और पैरा के बीच में कौन रहेगा, मेटा। तो ये आ गया हमारे पास मेटा। तो अब आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए कि सर ऑर्थो क्या होता है, मेटा क्या होता है, पैरा क्या होता है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बेटा, ये हो गया हमारे पास ऑर्थो मेटा पैरा। क्लियर है, अब हम बात करते हैं, नोट पढ़ रहे थे, नोट फर्स्ट हो गया हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होता है। अब बात करते हैं हम, देखो लोन पेयर एटम डायरेक्टली अटैच विद कंजुगेट सिस्टम। लोन पेयर एटम है हमारे पास, वो डायरेक्टली अटैच है कंजुगेटेड सिस्टम में, मतलब जिस सिस्टम में हमारे पास रेजोनेंस हो रहा है। लाइक हमारे पास बेंजीन हो गया, बेंजीन में खूब कंजुगेशन होता है। ठीक है, तो लोन पेयर एटम डायरेक्टली अटैच विद कंजुगेटेड सिस्टम increases pi electron density mainly at ortho and para position, and hence ortho and para position
डायरेक्टेड फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं, जिनका इलेक्ट्रॉन के लिए स्नेह होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ये भी मैं आपको बता देता हूं अभी, देखो इधर मैं बता देता हूं पहले। इलेक्ट्रोफाइल जितना बताऊंगा उतना ही समझे अभी, ठीक है? बाकी 12th में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, क्योंकि 12th में अच्छे से आएगा जब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करेंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, ठीक है? इसको डिनोट करते हैं ई प्लस से। तो अपने आप से ई प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव वाले को। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोफाइल। और ये जनरली क्या होती है हमारे पास? अब इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन को लव कौन करेगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, ये क्या हो गया? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस मतलब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। और फाइल मतलब फिर से लविंग, मतलब ये कौन होंगे? जो पॉजिटिव चार्ज को लविंग करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को स्नेह करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को लव करेंगे। इनको डिनोट करते हैं Nu माइनस से। तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो ऑब्वियस सी बात है किसको अट्रैक्ट करेंगे? प्लस को। किसको अट्रैक्ट करेंगे? प्लस को, मतलब न्यूक्लियस को। तो ये क्या होते हैं बेटा? पॉजिटिव चार्ज लविंग, या न्यूक्लियस लविंग भी लिख सकते हो आप, लविंग स्पीसीज। तो ये जनरली कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच। इनके पास इलेक्ट्रॉन रिच मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है? तो ये होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच, तो ये प्लस को अट्रैक्ट करते हैं। समझ में आ गया? तो इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहे हैं, ठीक है? न्यूक्लियोफाइल मतलब जो नेगेटिव को अपने पास बुला रहे हैं, ये समझ लेना आप। क्लियर है बेटा? अरे समझ, सॉरी, इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल मतलब जो न्यूक्लियस को बुला रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव, धनात्मक चार्ज होता है। अब देखो भाई, अब क्या बोल रहा है, अब समझ में आएगा आपको। लोन पेयर एटम अगर डायरेक्टली अटैच हो कंजुगेटेड सिस्टम के, तो हम देख लेते हैं, कोई साथ साथ में बात करते हुए चलते हैं। ये हमारे पास आ गया, मान लो ये कंजुगेटेड सिस्टम, बेंजीन की बात कर रहा है वो, ठीक है? कंजुगेटेड सिस्टम क्या है बेटा? इधर बेंजीन, क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा की उसने बात की हुई है, तो ये किसकी बात कर रहा है बेटा? बेंजीन की, ठीक है? तो बेंजीन के साथ ऐसा एटम कनेक्टेड है या ऐसा ग्रुप अटैच है जिसका फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है। तो मैं मान लेता हूं कि ये मान लो OH है, ठीक है? OH, क्लियर है? बात समझ में आ गई? ये कोई ग्रुप कनेक्टेड है, ठीक है? एल्कोहल ग्रुप कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या बोल रखा है उसने कि इंक्रीज पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेनली एट ऑर्थो एंड पैरा। तो ये बोल रहा है कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो ऑर्थो और पैरा पर जाएगी, मेटा पर नहीं जाएगी, ठीक है? और साथ ही साथ में ये है कि अब हम देखो इसका अगर रेजोनेंस बनाए, तो देखो अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बनवा चुका हूं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। लोन पेयर है, सिंगल डबल, तो कंजुगेशन हो रहा है, तो इधर लोन पेयर है तो इधर प्लस आना चाहिए। तो हमारे पास जल्दी जल्दी बना देंगे हम, क्या बनेगा बेटा? जल्दी जल्दी से स्ट्रक्चर बना देते हैं ना। तो मैं आपको इधर पहले बेंजीन रिंग बना के रख देते हैं, जितनी यूज में आएंगी उतनी रख लेंगे, बाकी हटा देंगे, ठीक है भाई? तो अब देख लो हमारे पास क्या रखा है। हाँ, अब समझेंगे। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, ये है। तो इसमें बॉन्ड ऐसे रोटेट हुआ था, इसके ऊपर आया नेगेटिव, इधर डबल बॉन्ड O, और O पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों आया है पॉजिटिव? बिकॉज इसने इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन ओनली ऑक्सीजन के, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है? इधर नेगेटिव आ गया, तो ये नेगेटिव है, तो कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन है बेटा? ऑर्थो। अरे ऑर्थो, ये OH के रेस्पेक्ट में ऑर्थो है, बिल्कुल सही है। ये नेगेटिव आ चुका है। अब क्या होगा हमारे पास?
अब सर ये बॉन्ड इधर माइनस है तो इधर ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो इधर आ गया सर माइनस, इधर प्लस माइनस बन गया बॉन्ड, और ये बाकी एज इट इज रहेंगे, ये OH प्लस। इधर फिर नेगेटिव आया है और ये पोजीशन कौन सी है, पैरा। कौन सी पोजीशन हो गई बेटा, पैरा, अभी बताया था आपको, ठीक है। इसके बाद फिर से क्या हुआ, इधर नेगेटिव आया है, इधर बॉन्ड पहले से है, इधर बॉन्ड पहले से है, ये देखो ये रहा बॉन्ड, तो ये माइनस है तो इधर प्लस आना चाहिए, तो बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा। क्लियर है, तो क्या होगा हमारे पास, इधर आएगा हमारे पास, ये आ गया डबल बॉन्ड OH, ये प्लस, ठीक है। इधर ये बॉन्ड एज इट इज आएगा, ये आ गया इधर, तो इधर बन जाएगा नेगेटिव। ये फिर से कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये पोजीशन कौन सी है, फिर से ऑर्थो पोजीशन। क्लियर है, और इधर नेगेटिव आया तो लास्ट में फिर से बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, और ये बन गया हमारे पास OH। अब इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। तो वो यही बोल रहा है कि अगर हमारे पास ऐसा कंजुगेटेड सिस्टम है जिसके पास फर्स्ट, ऐसा कोई ग्रुप कनेक्टेड है जिसके फर्स्ट एटम के पास इधर लोन पेयर है, क्या है, लोन पेयर, तो वो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कहां पे भेजेगा, ऑर्थो एंड पैरा पर। कहां भेजेगा बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पर भेजेगा। तो अब जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा इधर से, कौन आएगा बेटा, इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है इधर से, इलेक्ट्रोफाइल आया, तो इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल रिंग में उस जगह पर जाएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग, जहां इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन सर इधर मिल रहे हैं, नेगेटिव चार्ज है तो इधर अट्रैक्ट होगा, इधर भी है और इधर भी है, तो ये या तो जाएगा ऑर्थो पर या जाएगा पैरा पर, और या फिर से जाएगा कहां पर, ऑर्थो पर। बात समझ में आ रही है, तो यही बोल रहा है कि डायरेक्टेड फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। कहां, कौन सी पोजीशन बेटा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब ये लगा लो कि आपकी बहुत काफी पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 2 से 3% इस स्टेटमेंट के ऊपर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, समझ रहे हो आप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट क्या है, कंजुगेटेड सिस्टम अटैक कंटेनिंग A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B। अगर हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम, फिर से कंजुगेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, बेंजीन। अगर हमारे पास कंजुगेटेड सिस्टम कनेक्टेड है A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B, जिसमें कंडीशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये होना ही चाहिए, ठीक है, जिसमें B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, A से ज्यादा, मतलब कनेक्टेड तो A रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर मैं बात करूं, इधर एग्जांपल देखते हैं, मान लो ऐसा कुछ कर दिया मैंने, ये C ट्रिपल बॉन्ड N कर देता हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अब क्या हो गया, देखो इससे अगर कंपेयर करें तो A है हमारे पास कार्बन और B क्या है, नाइट्रोजन, और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, कार्बन से ज्यादा होती है, इस चीज में कोई समस्या नहीं। तो क्या बोल रखा है हमारे पास कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये जो सिस्टम है A डबल बॉन्ड B या A ट्रिपल बॉन्ड B वाला जो ग्रुप लगा हुआ है, ये इस बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करेगा। तो ऑलवेज विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम, कहां से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। कहां से करेगा बेटा, रिंग से करेगा, बट रिंग की कौन सी पोजीशन से, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से ही करेगा। कहां से कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन से। मतलब अगर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर, तो ऑर्थो एंड पैरा पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है तो प्लस आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर इधर पॉजिटिव आ रहा है ऑर्थो एंड पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल जो आएगा, इलेक्ट्रोफाइल तो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, वो प्लस वाले के पास तो नहीं जाएगा, तो वो कहां पर अटैक करेगा, मेटा पर। तो वो बोल रखा है, तो हमारे पास मेटा डायरेक्टिंग फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग। देखो अब जल्दी से समझेंगे, फिर से वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देता हूं जल्दी से, ठीक है। तो एक बार हम बेंजीन रिंग बना देते हैं काफी सारी, ठीक है, जरूरत होगी तो और बना देंगे। क्लियर है भाई, अब देखो
क्या आएगा देखो, C ट्रिपल बॉन्ड N है तो C ट्रिपल बॉन्ड N वाला बॉन्ड किधर की साइड जाएगा सर, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसकी साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव उसकी साइड इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास C, कार्बन के ऊपर आ गया प्लस चार्ज और इधर आ गया डबल बॉन्ड N और N के ऊपर आ गया माइनस। क्लियर है बेटा, और इधर ये बॉन्ड ऐसा का ऐसा ही है। क्लियर है, अब इधर प्लस है, इधर सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, कंजुगेशन हो रहा है, तो इधर प्लस है तो इधर क्या चाहिए होंगे, इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये बॉन्ड रोटेट होगा ऐसे, तो ऐसे रोटेट हुआ तो इधर सर प्लस माइनस बॉन्ड बन जाएगा, इधर बन गया C डबल बॉन्ड N माइनस है, ये कोई समस्या नहीं है, इधर प्लस इधर माइनस, ये बन गया बॉन्ड और इधर प्लस चार्ज आ गया। क्लियर है, बाकी बॉन्ड सेम एज इट इज। अब इधर प्लस है तो ये बॉन्ड फिर ऐसे रोटेट होगा, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, इधर प्लस चार्ज रह जाएगा, ये प्लस आ गया, ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये एज इट इज। क्लियर है, अब क्या हुआ हमारे पास, इधर प्लस है तो सर इधर माइनस बनना चाहिए, तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा। क्लियर है, तो इधर क्या बन जाएगा हमारे पास, इधर सर प्लस बन जाएगा। ठीक है, और इधर क्या बनेगा हमारे पास, ये बॉन्ड बन गया, ये बॉन्ड बन गया। क्लियर है, और ये एज इट इज डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N माइनस। क्लियर है, अब क्या होगा हमारे पास, अब इधर प्लस है तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, प्लस और माइनस क्या बन जाएगा, बॉन्ड। इधर बनाता हूं इसको, तो ये आ गया हमारे पास ये एज इट इज, ये इधर और ये आएगा C। अब देखो ये ऐसे ही आएगा, तो इधर माइनस है, प्लस ने बॉन्ड बना लिया, कार्बन के ऊपर प्लस आएगा तो मैं ये वाला बॉन्ड भी बना रहा हूं, C ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन के ऊपर प्लस माइनस फिर से बॉन्ड बन जाएगा। अब ध्यान दो, मैं क्या बोल रहा था कि अभी हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड है, इसने रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए। कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास पहले रिंग थी न्यूट्रल, रिंग क्या थी, न्यूट्रल। अब अगर देखो हमारे पास ये रिंग है न्यूट्रल, कैसी है बेटा, न्यूट्रल रिंग है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इधर कौन सा चार्ज आ गया, देखो पॉजिटिव चार्ज, कहां पर आया है, कौन सी पोजीशन है बताओ भाई, ये पोजीशन है सर ऑर्थो। कौन सी पोजीशन है, ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है, पैरा, और ये कौन सी पोजीशन है, फिर से ऑर्थो। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, बात समझ में आ रही है, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। मेटा पर नहीं हो रहा है, तो मेटा पर अगर नहीं हो रहा है तो अगर मेरे पास इधर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अगर हमारे पास इधर से इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहां जाएगा, ये हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल आया, ये हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल आया, तो क्या अब ये इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको चाहिए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास खुद ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये कहां जाना चाहेगा, जहां इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या ऑर्थो पर इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, नहीं, उधर तो पॉजिटिव चार्ज है। क्या पैरा पर मिल रहा है, नहीं, इधर भी नहीं जाएगा, तो ये जाएगा मेटा पोजीशन पर। कहां जाएगा बेटा, मेटा पर। कहां जाएगा, मेटा पर। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये सिर्फ मेटा पोजीशन पर ही जाएगा, ऑर्थो और पैरा पर नहीं जाएगा। कहां जाएगा बेटा, मेटा पोजीशन, मेटा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, इधर ये ऐसे ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं रिंग से। ठीक है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल से रिंग पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली है। बट अगर मैं इस वाले ग्रुप की बात करूं तो इधर हमारे पास ये भी न्यूट्रल है, ध्यान से समझना, ये भी क्या है हमारे पास, न्यूट्रल है, और न्यूट्रल के बाद इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, इधर नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे हैं, तभी तो इनके पास न्यूट्रल नेगेटिव चार्ज आ रहा है और खुद के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, प्लस। भाई खुद के पास प्लस आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन कम हुए हैं, कहां गए, जहां माइनस बन रहा है। बात समझ में नहीं आई, तो अगर अब ध्यान से समझना, सिंपल सा पॉइंट है कि अगर ऐसे ग्रुप हुए जो रेजोनेंस के थ्रू, ध्यान से सुनना, ऐसे ग्रुप जो रेजोनेंस के थ्रू रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन ऑर्थो एंड पैरा पर ही देंगे, मेटा से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सिमिलरली अगर ऐसे ग्रुप हुए जो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो भी सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा से ही लेंगे, मेटा से कोई लेने देना नहीं है। इसका मतलब यह है कि रेजोनेंस जो इफेक्ट है हमारे पास, वो रिंग में सिर्फ और सिर्फ
ऑर्थो एंड पैरा पर लगता है, मेटा पर नहीं लगेगा। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में नहीं आई? इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑर्थो एंड पैरा पर ही रेजोनेंस इफेक्ट लगता है, मेटा पर नहीं लगेगा। मेटा पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास अब क्या है पॉइंट। ये पॉइंट मैंने लिखा रखा है नोट पॉइंट करके, तो अभी वो बता देता हूं। देखो इधर देखेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट, ये पॉइंट देखो, मीजोमेरिक इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट वर्क्स ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जो मीजोमेरिक इफेक्ट है, जो रेजोनेंस इफेक्ट है, वो रिंग की कौन सी पोजीशन पर लगेगा? ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर लगेगा। एब्सेंट एट कहां पर? मेटा, मेटा पोजीशन पर इसका कोई लेना देना नहीं है। एट मेटा ओनली आई इफेक्ट वर्क, ओनली कौन सा इफेक्ट लगेगा? आई इफेक्ट लगेगा। मेजोमेरिक या रेजोनेंस इफेक्ट का मेटा पोजीशन से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आगे नहीं आई बेटा? ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो अब देखते हैं हम हमारे पास कि मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस होता क्या है। तो सिंपल सा पॉइंट है, हमने अभी तक जो रेजोनेंस पढ़ा है ना, वही मीजोमेरिक इफेक्ट है। देखो कैसे है। पोलैरिटी डेवलप in conjugated system by the complete transfer, polarity develop in conjugated system by the complete transfer of non bonding electrons, जो लोन पेयर हो सकते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं या फिर पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, ड्यू टू द ग्रुप और एटम अटैच्ड विद द कंजुगेट सिस्टम इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। सिंपल सा पॉइंट है। जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट बताया था तब भी मैंने यही बोला था कि इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से पोलैरिटी डेवलप होती है। इधर भी मैं यही बोल रहा हूं कि मीजोमेरिक इफेक्ट की वजह से भी पोलैरिटी डेवलप हो रही है, बस उनका पोलैरिटी डेवलप करने का तरीका अलग अलग है। इंडक्टिव में हमारे पास सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग, नॉट ट्रांसफर, ओनली शिफ्टिंग की वजह से पोलैरिटी डेवलप हुई थी। इधर कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से, किसकी वजह से बेटा? कंप्लीट ट्रांसफर, किसका? सिग्मा का नहीं बेटा, किसका? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जिसमें हमारे पास लोन पेयर भी आ सकते हैं और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आता है, साथ ही साथ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन भी आते हैं। बात समझ में नहीं आई? ठीक है, तो उनके कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से हमारा सिस्टम जो है वो पोलराइज होगा, और जो पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब जिसकी वजह से हो रहा है, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? मीजोमेरिक इफेक्ट। अब पोलैरिटी डेवलप हुई है कंजुगेटेड सिस्टम में, तो या तो कंजुगेटेड सिस्टम पहले से ज्यादा मोर इलेक्ट्रॉन डेंस होगा या लेस या फिर डेफिशिएंट होगा, या तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी या उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। जैसा कि हमने इधर देखा है, जैसा कि हमने देखा है कि हमारे पास ये कंजुगेटेड सिस्टम था, ये हमारे पास ग्रुप है, तो इस ग्रुप की वजह से ये कंजुगेटेड सिस्टम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हुई है? जल्दी से बताओ सर। नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है कंजुगेटेड सिस्टम पर, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देने वाला, मैंने बताया था देने वाला मतलब प्लस, मतलब कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस एम। और अगर मैं बात करूं सी ट्रिपल बॉन्ड एन की, तो इसकी वजह से रिंग पर जो कंजुगेटेड सिस्टम है प्लस प्लस प्लस, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे हैं। तो इस ग्रुप का जो इफेक्ट रहेगा उसको बोलेंगे माइनस एम या फिर माइनस आर इफेक्ट। तो यही बोला गया है इधर कि इन कंजुगेट सिस्टम आइदर ग्रुप टेक्स पाई इलेक्ट्रॉन, आइदर ग्रुप टेक्स पाई इलेक्ट्रॉन इन द वैकेंट ऑर्बिटल और ट्रांसफर पाई इलेक्ट्रॉन्स, या तो एक्सेप्ट करेगा या देगा, या तो एक्सेप्ट करेगा। इधर इसने देखो इस पाई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, इस सी ट्रिपल बॉन्ड, देखो ये एक्सेप्ट किया, या फिर ये डोनेट करेगा। देखो इसने अपने लोन पेयर इस सिस्टम को डोनेट किए हैं, तो
तो या तो एक्सेप्ट करेगा या डोनेट करेगा। अगर डोनेट कर रहा है तो वो प्लस होगा, अगर डोनेट कर रहा है तो प्लस होगा, एक्सेप्ट कर रहा है तो माइनस होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ऑन द बेसिस एम इफेक्ट इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। एक है हमारे पास माइनस एम या माइनस आर, और दूसरा है हमारे पास प्लस एम या प्लस आर। बात समझ में आई नहीं आई? अब वही डेफिनेशन है सेम। माइनस एम या माइनस आर क्या होगा कि ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो रहा है, कहां से कहां हो रहा है इस चीज को ध्यान से समझेंगे। तो अब इसको बाद में पढ़ो, पहले कॉमन सेंस जो अभी तक हमने पढ़ा है। ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, माइनस वाला मतलब लेने वाला। तो सर जो कंजुगेटेड सिस्टम है उससे हम जिस ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं कि जिस ग्रुप का इफेक्ट पढ़ रहे हैं कि प्लस एम हो गया माइनस एम होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो माइनस एम होगा, तभी तो माइनस एम होगा। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कहां से? सर कंजुगेटेड सिस्टम से ग्रुप की साइड या उस एटम की साइड। तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम टू ग्रुप, कहां से बेटा? कंजुगेटेड सिस्टम से ग्रुप की साइड जो ट्रांसफर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? माइनस एम। ग्रुप विड्रॉ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर। तो ग्रुप क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है भाई। माइनस का मतलब EWR, EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, जिसको हम बोलेंगे माइनस एम। एग्जाम्पल के लिए देखो, हमारे पास ये C डबल बॉन्ड CZ है, ये हमारे पास है कंजुगेटेड सिस्टम। हम इधर बेंजीन भी ले सकते थे, बट मैंने एक छोटा सा सिस्टम लिया है। ये हमारे पास है कंजुगेटेड सिस्टम, और हमें इस Z प्लस जो है इस ग्रुप, ये कोई ग्रुप भी हो सकता है, ये कोई एटम भी हो सकता है, इसका इफेक्ट देखना है कि प्लस एम होगा या माइनस एम होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इधर है Z प्लस, कौन सा चार्ज है बेटा? Z प्लस है। तो इसको मैं इधर उठा के ला रहा हूं कि हमारे पास ये है C डबल बॉन्ड C, और इधर है Z प्लस। अब अगर Z प्लस है तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड रोटेट होगा ऐसे। तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट हुआ तो इधर क्या बनेगा बेटा? इधर हमारे पास बन गया सर, ये क्या बन गया बेटा? इधर हमारे पास बनेगा, ये है C, इसके ऊपर आ गया प्लस, और इधर है C। बाकी बॉन्ड सेम है, बाकियों से तुम्हें कोई मतलब नहीं है। इधर बाकी जो बॉन्ड होंगे ना वो होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर इसके पास दो ही बॉन्ड है तो एक मतलब कोई प्लस प्लस क्यों नहीं आ रहा, वो सारी चीजें अभी आप नहीं सोचोगे। बाकी वैलेंसी उसकी कंप्लीट है। तो इधर आ गया सिंगल जो भी बॉन्ड है, इधर आ गया माइनस प्लस के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। ये आ गया Z। अब देखो आप, हमें तो इस सिस्टम को स्टडी करना था ना, ये सिस्टम देखना है। ये कैसा है? इधर न्यूट्रल। कैसा है बेटा? न्यूट्रल। और न्यूट्रल से क्या आ गया इसके ऊपर? बताओ भाई, न्यूट्रल से कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रल से क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि इस Z ने इलेक्ट्रॉन पुल किए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए, तभी तो प्लस आया है। पहले बेचारा न्यूट्रल था, अब इसके ऊपर प्लस आ गया, मतलब कमी हो गई है किसकी? इलेक्ट्रॉन की, तभी तो प्लस आया है। बात समझ में आई? तो इस Z प्लस का कौन सा इफेक्ट रहेगा? माइनस एम। कौन सा रहेगा? माइनस एम। बात समझ में आ गई बेटा? और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड O, और ये हमारे पास दे रखा है नाइट्रोजन। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देता हूं इसको मैं। ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब नाइट्रोजन के पास इधर लोन पेयर नहीं है, मैं बता देता हूं आपको। कभी कोई सोचेगी सर नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होते हैं, ठीक है। वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हो, तो अभी ये समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या है हमारे पास? स्ट्रक्चर है इस टाइप से है, N डबल बॉन्ड O, और इधर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो देखो नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 5। अब 5 में से देखो कहां कहां गए? एक गया इधर, एक गया इधर, एक गया इधर, 3 गए, और इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के। कितने इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के? 2। तो ये 5 के 5 इधर आ गए हैं। मतलब इस नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर नहीं है। ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, ठीक है, तो मतलब अगर ये 3 ही बॉन्ड बनाता, डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड, तो फिर इसके पास लोन पेयर होता, ठीक है। अब इधर ध्यान देंगे। तो अब इधर अगर हम देखें
तो सर ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन, देखो डबल सिंगल डबल कंजुगेशन हो रहा है, डबल सिंगल डबल। तो मेरे को इस ग्रुप का इफेक्ट देखना है कि इस कंजुगेटेड सिस्टम पर इसका कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है या माइनस एम है। कैसे पता चलेगा सर, अगर इसने इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन खींचे तो माइनस एम और अगर दिए तो प्लस एम, सिंपल सा पॉइंट है। बहुत अच्छे बेटा, तो क्या करें, रेजोनेंस कराओ सर, हो रहा है तो बिल्कुल कंजुगेशन करवाते हैं हम। तो जब कंजुगेशन करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, इधर है सर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो इधर आएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर आया N, इधर ये बॉन्ड ये, इधर O के ऊपर नेगेटिव और इस भाई साहब के ऊपर आया प्लस। इसके पास जैसे प्लस आया तो प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, फिर से कंजुगेशन हो रहा है तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, क्योंकि प्लस माइनस होएगा तो इधर क्या आ जाएगा बेटा, अब हमारे पास देखो भाई क्या आ रहा है, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगी, CH2 के ऊपर आ गया प्लस, CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया प्लस, और इधर CH डबल बॉन्ड N, और इधर हमारे पास ये O माइनस। बात समझ में नहीं। अब इस भाई साहब को देखो तो जरा, इसको कौन सा चार्ज आ गया है इसके ऊपर, प्लस चार्ज। क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव आ गया है। पहले बेचारा कैसा था, न्यूट्रल। ये CH2 डबल बॉन्ड CH कैसा था, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल से कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। न्यूट्रल से कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। और अगर आप इसको देखोगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इधर ये न्यूट्रल है, कैसा है, न्यूट्रल है इधर। और न्यूट्रल से कौन सा आ गया है, देखो इसके ऊपर कौन सा आ गया है, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, किससे लिए, जो बेचारे को प्लस कर दिया। बात समझ में आ रही है, मतलब NO2 ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है, माइनस एम, तो इसका कौन सा इफेक्ट हुआ, माइनस एम इफेक्ट। बात समझ में आई नहीं आई, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। अभी आपको कंक्लूजन बाद में बिल्कुल वैसे समझ में आ रहा है पूरा, मेरे को पता है, बट आपको बाद में मैं बिल्कुल सिंपल वे में 2 लाइन में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा इफेक्ट है, मतलब कौन सा ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट। तो प्लस का मतलब देने वाला, तो इसमें क्या होगा हमारे पास कि जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसको इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं इस बार। मतलब जिस ग्रुप की हम स्टडी करेंगे या जिस एटम को हम देखेंगे कि उसका प्लस एम होगा, तो वो प्लस मतलब देने वाला, तो वो ग्रुप या एटम उस सिस्टम को, कौन से सिस्टम को, कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन देगा, ट्रांसफर करेगा, क्योंकि प्लस वाला ही तो देने वाला होता है। बोलो भाई, तो ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्रुप टू कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब ग्रुप डोनेट्स पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर। इस वाले केस में क्या करेगा, ग्रुप है जो डोनर है, ग्रुप डोनेट करेगा, और अगर डोनेट कर रहा है तो कौन सा इफेक्ट होगा बेटा, प्लस एम। कौन सा इफेक्ट हो जाएगा बेटा, प्लस एम। डोनेट करने वाला कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस एम। देखो इधर ये हमारे पास है, इधर न्यूट्रल, ये क्या बैठा है बेचारा, न्यूट्रल है। ठीक है, इधर एक बॉन्ड, इधर 2 कर देता हूं। ठीक है, अब देखो हमारे पास, इसको इधर इकट्ठा करके लाते हैं। ये C डबल बॉन्ड C, इधर है हमारे पास Z के ऊपर कौन सा चार्ज बेटा, माइनस। Z के ऊपर कौन सा है, माइनस। इधर माइनस है तो क्या होगा, इसके ऊपर प्लस, माइनस सिंगल डबल, कंजुगेशन हो रहा है इसलिए रोटेट कर। ऐसे नहीं कि इसके ऊपर माइनस है, ऐसा मत कर देना। कुछ महान रथी ऐसे भी होंगे मेरे हिसाब से। सर देखो ये, सर देखो ये Z माइनस, तो सर इस बॉन्ड को अब हम कैसे रोटेट करेंगे, ऐसे। क्यों सर, क्योंकि सर इधर माइनस है तो इस कार्बन पे प्लस आने से। अब गंवार लोगो, मतलब गंवार नहीं हो, ठीक है, इधर ध्यान दो। ठीक है, गंवार मतलब बुद्धू, मंद बुद्धि, समझ रहे हो बेटा। तो ये माइनस सिंगल सिंगल डबल, कहां कंजुगेशन हो रहा है भाई, अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए ना, तो इधर नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कुछ भी कर रहे हो, कंजुगेशन रेजोनेंस की जो कंडीशन पढ़ाई है वो होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इधर तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो हमारे पास क्या बन गया, इधर C, इधर आ गया माइनस C डबल बॉन्ड Z, और इसी ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस बॉन्ड में, इसलिए इस भाई साहब के ऊपर आएगा प्लस। तो अब देखो तो थोड़ा देखते हैं। ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल से कैसा हो गया हमारे पास, न्यूट्रल से हो गया है नेगेटिव। न्यूट्रल से कैसा हो गया, नेगेटिव, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए। पहला कैसा था, न्यूट्रल, अभी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, तो किसने दिए, ये बेचारा था पहले माइनस। Z माइनस कैसा था, न्यूट्रल। ये कैसा था हमारे पास, सॉरी नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव से क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव वाला। कुछ रॉन्ग किया गया, हाँ प्लस नहीं आएगा,
प्लस क्यों नहीं आएगा बताओ? प्लस इसलिए नहीं आएगा क्योंकि पहले से नेगेटिव था, तो प्लस तो आ रहा है बट वो प्लस माइनस न्यूट्रल हो रहा है ना। प्लस माइनस क्या हो रहा है? न्यूट्रल। बात अरे नहीं समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि माइनस है, ठीक है, तो इस बॉन्ड में जो एक्स्ट्रा बॉन्ड बना है उसमें जेड के इलेक्ट्रॉन है, तो जेड के ऊपर प्लस आएगा, तो मैं रख देता हूं ये माइनस पहले का है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस दोनों थोड़ा ना रखेंगे, वो तो न्यूट्रल हो ही जाएगा, तो इसलिए कुछ भी चार्ज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज से कैसा हो गया? न्यूट्रल। मतलब इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हुआ है, तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए ये जो भाई साहब है हमारे जेड माइनस, इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस एम। बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर है बेटा? एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहो तो एक एग्जाम्पल और करा देता हूं आपको। एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल सा है। देखो क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और इधर है मान लो हमारे पास OH, ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सिंगल डबल बॉन्ड, ठीक है, तो क्या होगा भाई? इधर लोन पेयर है तो इसके पास प्लस ही आना चाहिए, तो इधर ये रोटेट हुआ, क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या बनेगा? CH2 के ऊपर माइनस, इधर माइनस आ गया इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, इधर प्लस आएगा, प्लस और लोन पेयर बॉन्ड बन जाएगा, तो ये बन गया CH डबल बॉन्ड OH। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो बताएगा, तो इसके ऊपर आ गया प्लस। तो देखो अब ये कैसा था? न्यूट्रल, और न्यूट्रल, ये न्यूट्रल है, ठीक है, ये ग्रुप न्यूट्रल है, और न्यूट्रल से कैसा हो गया है? नेगेटिव। तो इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, किसने दिए? ये बेचारा न्यूट्रल था, न्यूट्रल से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए हैं, मतलब इस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम, क्योंकि ये देने वाला बंदा है। ठीक है भाई, ये क्या है? प्लस एम इफेक्ट, ये डोनर है। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई नहीं? तो किसका प्लस एम होगा, किसका माइनस एम होगा? मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है, अब हम देखते हैं कि किसका प्लस एम होगा, किसका माइनस एम होगा, ये हमें पता लगाना है। वैसे तो आपको पता लग गया है कि सर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उसका प्लस एम, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उसका माइनस एम। बात समझ में आ गई बेटा? बिल्कुल सही है। अब इनका कंक्लूजन अगर देखा जाए, इनका अगर कंक्लूजन देखा जाए तो क्या होगा? देखो फाइनली, देखो जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था, जब मैंने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ाया था तो उस वाले केस में मैंने क्या बताया था आपको कि इंडक्टिव इफेक्ट देखते हैं हम आई इफेक्ट से। किससे देखते हैं? आई इफेक्ट से। ठीक है बेटा, तो देखो भाई अब सिंपल सा फंडा है हमारे पास, जब आई इफेक्ट से सिर्फ किसको देखना है आपको? इंडक्टिव इफेक्ट को देखना है। ठीक है, मतलब सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से किसको देखोगे? इंडक्टिव इफेक्ट से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एम इफेक्ट में प्लस एम होगा या माइनस एम होगा, इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छे से समझ लेना। तो अभी हम डिसाइड करेंगे कैसे प्लस एम होगा, कैसे माइनस एम होगा, तो वो मैंने बता दिया है, बट फिर भी समराइज वे में बिल्कुल सिंपल तरीके से, प्लस एम का बहुत ज्यादा सिंपल फंडा है। क्या है हमारे पास कि प्लस एम के लिए आपको सिर्फ इतना सा देखना है, प्लस एम ग्रुप क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर मस्ट बी प्रेजेंट एट फर्स्ट एटम ऑफ ग्रुप, कि अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप लगा हुआ है कंजुगेटेड सिस्टम पर, तो हमें सिर्फ इतना सा चेक करना है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या हुआ बेटा? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब क्या हुआ? लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर, कि लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो प्लस एम, अदरवाइज माइनस एम होगा, या फिर नहीं भी होगा, हो सकता है एम इफेक्ट लग ही ना हो रहा हो, बट प्लस एम तो नहीं होगा। प्लस एम का सिंपल सा एक ही फंडा है। क्लियर है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल के लिए देखना चाहूं तो देखो भाई, एग्जाम्पल के लिए लिख लो, इधर ग्रुप्स लिखे तो देखो, जैसे ओ आर ग्रुप है हमारे पास, ओ आर, तो ऑक्सीजन OH NH2, ठीक है, O माइनस, और क्या लिखोगे आप बताओ? NR2 NH माइनस CH2 माइनस, इन सबका कौन सा इफेक्ट है बेटा? प्लस एम। इन सबका कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। क्लियर है बेटा? सिंपल सा फंडा है, आपको देखना है कि लोन पेयर है नहीं है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इधर भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, NH2 के पास लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, मतलब
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के पास फिर से लोन पेयर NH माइनस में, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, और भी लिखो एक हेलोजन, X के पास 3 लोन पेयर है, हमें तो सिर्फ एक से मतलब है, बात समझ में नहीं। तो इन सब का कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस M। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि फर्स्ट एटम के पास अगर एक ही एटम है तो हम डायरेक्टली उसको देख लेंगे, और अगर ग्रुप भी है तो जो कंजुगेटेड सिस्टम के साथ एटम कनेक्टेड है उसके पास अगर लोन पेयर है तो प्लस M, अदरवाइज प्लस M नहीं होगा। माइनस M के लिए वैकेंट ऑर्बिटल मस्ट बी प्रेजेंट। वैकेंट ऑर्बिटल मतलब डायरेक्टली पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कि ये है हमारे पास, ये है CH2 प्लस, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस ग्रुप का CH2 प्लस का अगर आप देखना चाहो बेंजीन रिंग पर तो कौन सा लगेगा, माइनस M। कौन सा लगेगा बेटा, माइनस M, ठीक है। बट ये तो बहुत रेयर मिलेगा आपको। दूसरा आता है हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड विद मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सेकंड एटम, जो कि हम पढ़ चुके हैं। मतलब मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो A डबल बॉन्ड B टाइप का होगा, या फिर हमारे पास A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का होगा। मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और इसमें इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। B की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी A की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से ज्यादा होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा हमारे पास, देखो भाई, जैसे मान लो मैं बात करूं C डबल बॉन्ड OH, तो अब देखो फर्स्ट एटम मेरे पास कार्बन है, कार्बन के पास लोन पेयर है क्या, नहीं है सर, तो मतलब प्लस M तो नहीं है। अब माइनस M होगा या नहीं होगा, तो माइनस M है या नहीं है, तो मैंने देखा कार्बन फिर मल्टीपल बॉन्ड है सर, और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है किससे, कार्बन से, मतलब माइनस M है, ठीक है। और देख लो आप C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी देखो हमारे पास फिर से एक ग्रुप आ रहा है, ठीक है। और देखे, और हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, जो हमने अभी पढ़ा भी था, साइनाइड वाला जो इधर अभी किया है ना बेटा, साइनाइड कहां है हमारे पास, ये रहा, देखो इसका कौन सा इफेक्ट है, माइनस M, A ट्रिपल बॉन्ड B टाइप का, क्लियर है। और देखते हैं हम, और हमारे पास देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, N डबल बॉन्ड O और ये O, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर आप बार बार मिस्टेक करोगे, बिकॉज आपको लगता है कि नाइट्रोजन के पास तो लोन पेयर होते हैं तो प्लस M लगेगा, बट इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है क्योंकि इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड में जा चुके हैं। तो इधर ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड है तो इसका माइनस M लगेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही बेटा, क्लियर है। और देख लो COOH एस्टर लगा लो, C डबल बॉन्ड OR, इसका भी कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस M। क्यों, क्योंकि कार्बन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। बात समझ में आ रही बेटा, मल्टीपल बॉन्ड के साथ, क्लियर है। तो इन ग्रुप्स का क्या लगेगा हमारे पास, माइनस M लगेगा, ठीक है। तो पॉइंट ये है हमारे पास कि सर प्लस M माइनस M हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा नहीं कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस M, और अगर लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो प्लस M, ऐसा कोई नहीं है, ठीक है। इसका इस चीज से कोई लिंक नहीं है बेटा, क्लियर है, ठीक है भाई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या हमारे पास, अगर हम ये आ गया हमारे पास, अब आपको स्ट्रेंथ बतानी है कि कौन से इफेक्ट की स्ट्रेंथ क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि कौन से ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा। देखो इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, इसके पास माइनस, ठीक है। तो इन माइनस मतलब लोन पेयर है, इनकी वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूं कि इसका ये जो तीनों है इनका कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस M। क्या लगेगा, प्लस M। अब मुझे पता करना है प्लस M की स्ट्रेंथ, क्या पता करना है, स्ट्रेंथ। तो अब स्ट्रेंथ के लिए फॉर M इफेक्ट स्ट्रेंथ, फॉर, इधर लिख देता हूं मैं आपको, इधर लिखता हूं साइड में, देखो प्लस M या माइनस M है या नहीं है, उसके लिए हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी नहीं देखेंगे, बट फॉर M इफेक्ट स्ट्रेंथ, M इफेक्ट स्ट्रेंथ कॉमन सेंस है हमारे पास, तो स्ट्रेंथ होगी हमारे पास, स्ट्रेंथ है डायरेक्टली मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा रहेगी
तो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम रहेगी, इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी। अब देखो सबसे पहले मैंने देखा कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तीनों के पास इधर नेगेटिव चार्ज है, मतलब लोन पेयर है तो प्लस एम होगा। अब मैं बताऊंगा इनकी स्ट्रेंथ, क्या बताऊंगा स्ट्रेंथ की, किसका प्लस एम ज्यादा होगा। ऑर्डर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑर्डर याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ना मैंने याद कर रखे ना आपको जरूरत है, ठीक है। कॉमन सेंस से चलेंगी सारी चीजें विद लॉजिक, ठीक है। अब हमें पता है कि सर इलेक्ट्रॉन दे तो तीनों सकते हैं, बट मनसा किसकी है इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा, इच्छा किसकी है, ठीक है भाई। मन से कौन इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है। तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कार्बन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम है तो इसका प्लस एम ज्यादा होगा, फिर नाइट्रोजन की O माइनस से ज्यादा है, ठीक है। नंबर ऑफ लोन पेयर से कोई मतलब नहीं होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर से मतलब नहीं होता है, ठीक है। एम इफेक्ट के लिए एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं आपको, ठीक है। एम इफेक्ट में, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर डज नॉट अफेक्ट strength, does not affect strength of M effect। ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा लोन पेयर है तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, ऐसा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारे पास। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी वाला फंडा है, तो मैं आपको स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूं कि हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी हमेशा किस में देखते हैं, पीरियड में ही देखते हैं। ग्रुप में कभी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं करनी है, सेम ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कभी भी नहीं करते हैं। तो मैं इधर लिख भी देता हूं पीरियड के लिए, ठीक है, किसके लिए बेटा, ये फॉर सेम पीरियड, ठीक है। अगर सेम पीरियड का होगा एलिमेंट तभी हम ये देखेंगे, क्लियर है। अब अगर हम इधर देखें तो देखो इधर भी हमारे पास ये नाइट्रोजन NH माइनस, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इधर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इधर भी कौन सा इफेक्ट है, प्लस एम है। कौन सा इफेक्ट है बेटा, प्लस एम। अब अगर आप देखोगे स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेंथ में इस नाइट्रोजन के पास नेगेटिव चार्ज, तीनों ही नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से देख नहीं सकते, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है, इसके पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी किसकी ज्यादा होगी, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसकी ज्यादा होगी। इधर लोन पेयर इधर लोन पेयर, सर इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, बिल्कुल सही बात है। तो पता कैसे चलेगा, इधर है H, इधर H के बाद C डबल बॉन्ड O CH3 है, तो ये ग्रुप जो है ये इसको मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए बोल रहा है या मना कर रहा है, ये देखना है हमें सिंपल सा। तो ये भाई साहब बोल रहा है कि सर C डबल बॉन्ड O है, तो अगर हम बात बॉन्ड को रोटेट करें तो ये बॉन्ड तो ऐसे रोटेट होगा क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव। अब अगर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है तो ये तो खुद इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये तो खुद इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इधर की साइड माइनस एम लग रहा है इस ग्रुप का, मतलब मैं बोलूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, मैं ये नहीं बोलूंगा, बट ये क्या कर रहा है बेटा, माइनस एम लगा रहा है इस NH पर। अरे NH पर तो माइनस एम लग रहा है ना, बात समझ मारी, मतलब नाइट्रोजन बाहर वाले को इलेक्ट्रॉन देने के लिए ग्रुप क्या कर रहा है, मना कर रहा है, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। अब देखो इधर ये ऑक्सीजन है हमारे पास, ठीक है, ये भी ऑक्सीजन है, दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है, दोनों के पास क्या है, लोन पेयर है, क्लियर है बेटा। तो अगर इसमें मैं बात करूं तो हमारे पास ये OH, ये OCOCH3, फिर से ये क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड O है, ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर रहा है, इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी और इसकी कम होगी, क्यों, क्योंकि ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है, तो देने के लिए ये मना कर रहा है। और देखो हमारे पास इस पॉइंट के लिए बताऊं मैं आपको, जैसे मान लो कि इधर दे रखा है हमारे पास CH2 माइनस, ठीक है, ये आ गया हमारे पास NH माइनस, इधर आ गया हमारे पास O माइनस, और इधर मान लो कि हमारे पास है F, ठीक है, या फिर माइनस वाला फंडा तो छोड़ो, ये NH2, ठीक है, OH, और इधर आ गया हमारे पास फ्लोरीन, ठीक है। तो अब NH2 के पास कितने लोन पेयर, एक, NH2 के पास कितना लोन पेयर, एक, OH के पास 2 लोन पेयर और फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर, मतलब लोन पेयर है, तो ये तो फिक्स है कि इनका इफेक्ट कौन सा है, प्लस एम। इधर कौन सा है, इधर भी प्लस एम है, इधर भी प्लस एम, ठीक है, कौन सा इफेक्ट है बेटा,
प्लस एम है सबका, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इसमें तो सर ज्यादा लोन पेयर है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, सर इसके पास 3 लोन पेयर है तो इसका प्लस एम ज्यादा लगना चाहिए, उससे मतलब नहीं है। देखो सिंपल सा लॉजिक समझो, मान लो आपको 200 रुपए चाहिए या 500 या 1000 रुपए चाहिए, मान लो, ठीक है, आपको कितने चाहिए, 1000 रुपीज चाहिए, ठीक है। अब आपका एक फ्रेंड है जिसके पास 10,000 रुपए है, या एक फ्रेंड है जिसके पास 1000 रुपए है, और एक फ्रेंड ऐसा है जिसके पास मान लो 20,000 रुपए, ठीक है। अब आप दोनों से पैसे लेने गए, तो भैया पैसे आपको वो देगा जिसका पैसे देने का मन होगा, 20,000 वाला भी मना कर देगा अगर उसका पैसे देने का मतलब मन नहीं है। अगर उसका पैसे देने का मन नहीं है तो वो काम का थोड़ी ना हुआ, वो अच्छा डोनर थोड़ी है, वो अच्छा डोनर नहीं है। अच्छा डोनर वो है जिसका मन साफ है, जिसका दिल साफ है, और दिल साफ इस भाई साहब का है। फ्लोरीन से अच्छा इसका है, इससे अच्छा इसका है, बिकॉज इस नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, ठीक है। तो बस कैपेबिलिटी होनी चाहिए प्लस एम शो करने की। उसके बाद हम स्ट्रेंथ किससे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से। तो NH2 का प्लस एम ज्यादा होगा OH से, OH का प्लस एम ज्यादा होता है फ्लोरीन से। बात समझ में नहीं आई, ठीक है। तो इस चीज में आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। अब हम बात करें आगे, ऐसे ही सेम आप माइनस एम के लिए भी देख सकते हो चीजें, माइनस एम के लिए भी सेम चीज है बेटा, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इन एम इफेक्ट चार्ज माइग्रेट फ्रॉम वन एंड टू अदर, ठीक है। जो हम एम इफेक्ट या रेजोनेंस है उसमें हमारे पास चार्ज माइग्रेट होता है एक एंड से दूसरे एंड तक, और जब चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, मान लो मैं इधर से इधर घूम रहा हूं, इधर गया फिर मैं इधर गया, तो क्या होगा, एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। तो एनर्जी लॉस हो रही है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, कम। और अगर सिस्टम की एनर्जी कम होती है तो सिस्टम कैसा होता है, स्टेबल। तो वो यही बोल रखा है कि हमारे पास कि ड्यूरिंग चार्ज ट्रांसफर एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम कंजुगेटेड सिस्टम विच ऑल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम, ठीक है। और अगर हम किसी भी कंजुगेटेड सिस्टम की स्टेबिलिटी की बात करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा कंपाउंड की स्टेबिलिटी होगी, बिकॉज उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, उतनी ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स इधर से उधर जाएंगे, चार्ज का ट्रांसफर उतना ज्यादा होगा, ठीक है, चार्ज का माइग्रेशन उतना ज्यादा होगा, और वो डिपेंड करेगा जितनी ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगी। बात समझ में आ गई बेटा। नेक्स्ट देखते हैं भाई हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट। अब देखो माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा हमारे पास, ड्यू टू माइनस एम इफेक्ट कंजुगेटेड सिस्टम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑब्वियस सी बात है, माइनस एम क्या है, इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कंजुगेटेड सिस्टम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनेगा, बिल्कुल सही है। दिस टाइप ऑफ कंजुगेट सिस्टम बिकम्स मोर रिएक्टिव। अब ध्यान से सुनना, अगर मेरे पास इधर है ये बेंजीन है, ये मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, और इधर मैंने एक ग्रुप लगाया, ठीक है, ग्रुप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं माइनस एम, कौन सा लगाया, माइनस एम इफेक्ट। तो ये माइनस एम इफेक्ट क्या करेगा, इसके ऊपर पार्शियल, इसको पार्शियल पॉजिटिव चार्ज करेगा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज क्रिएट कर देगा, माइनस एम की वजह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है भाई। तो अब मेरे पास दो चीजें हैं इधर, देखो इस रिंग में इधर मेरे पास दो चीजें हैं, क्या क्या है, एक है मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल, एक है इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरा है न्यूक्लियोफाइल। तो अब बताओ कि अगर मेरे पास माइनस एम इधर लगा हुआ है तो इस रिंग पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करना चाहेगा, बताओ भाई। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल। सर अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो कौन जाएगा, बताओ भाई। पॉजिटिव चार्ज को अटैक कौन करता है, माइनस वाला, मतलब ये तो रिएक्ट कर लेगा, ये तो अटैक कर जाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल के लिए तो ये मोर रिएक्टिव होगा, ये अटैक कर जाएगा, बट ये अटैक नहीं करेगा। तो वही लिखा हुआ है, ड्यू टू माइनस एम कंजुगेट सिस्टम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सो दिस टाइप ऑफ कंजुगेट सिस्टम बिकम्स मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल के लिए मोर रिएक्टिव होगा, एंड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। रिएक्टिविटी के क्वेश्चन से पीवाईक्यूज आप निकाल सकते हो, इससे मैं बता रहा हूं कम से कम 5 पीवाईक्यूज मिल जाएंगे आपको इन दो के अकॉर्डिंग, कम से कम 5 पीवाईक्यूज। रिएक्टिविटी आएगी आपके ईएस रिएक्शन के लिए आती है, न्यूक्लियोफिलिक के लिए आएगी, एनएसआर रिएक्शन के लिए आती है। तो ये सारे इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग होंगे, ये सारे इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग होंगे। तो सिंपल सा फंडा है, माइनस एम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी क्रिएट कर रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो अब
कॉमन सेंस है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर अटैक कौन करना चाहेगा, नेगेटिव चार्ज वाला, मतलब न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लस एम ग्रुप, प्लस एम की वजह से क्या है, ये तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज एट कंजुगेटेड सिस्टम। तो अब क्या होगा, तो सिस्टम बिकम्स मोर रिएक्टिव, किसके लिए, इलेक्ट्रोफाइल के लिए, अभी उल्टा हो जाएगा, एंड लेस रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या रहेगा, लेस रिएक्टिव रहेगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं आपके लिए एक क्वेश्चन जल्दी से देखो, ध्यान दो। मान लो हमारे पास ये है, ठीक है, इधर लगा हुआ है NO2, ठीक है, और इधर लगा हुआ है हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, और इधर आ रहा है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अटैक या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। कौन कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, तो इसके न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी रेट इसकी R1 है, और इसके ऊपर अटैक करने की रेट कितनी है, R2। बात समझ में आ रही है? तो हमें R1 R2 में बताना है कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, क्या रिलेशन होगा, क्या R1 इज इक्वल टू R2 होगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, R1 इज ग्रेटर देन R2। ऑप्शन सी R2 ग्रेटर देन R1। ऑप्शन डी ऑल। ठीक है, चलो भाई जल्दी से बताएंगे। तो अब हम देखेंगे सर NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप को अगर देखें हम, तो NO2 ग्रुप कैसा होता है, ये है N डबल बॉन्ड O और ये O, तो इसका भी माइनस M है, इसका भी माइनस M है, और इसका भी माइनस M है। और किसका माइनस M ज्यादा होगा, सर हमारे पास अगर इसमें से हम देखें तो माइनस M इस वाले ग्रुप का ज्यादा होगा। मतलब माइनस M की अगर मैं बात करूं, तो माइनस M की अगर बात करें तो NO2 का माइनस M ज्यादा है CN से। क्यों है, क्योंकि इधर देखो ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, और इधर क्या है, नाइट्रोजन। तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट कर रहा है, इधर नाइट्रोजन करेगा। कौन मोर एफिशिएंटली, कौन मोर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर सकता है, किसकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, ऑक्सीजन की, इधर इस नाइट्रोजन की, तो ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो इसका माइनस M ज्यादा होगा इसके कंपेयर में। मतलब इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर कम पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मतलब R2 ग्रेटर देन R1 ही आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल के भी मिलेंगे। ठीक है भाई, चलो ये आ गया हमारे पास। अब बात करते हैं हम, फाइनली बात आती है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। किसकी बात आती है बेटा, एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ मीजोमेरिक इफेक्ट में सेम वही पॉइंट आएंगे जो हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़े, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनायन, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, सारे पॉइंट आएंगे। ठीक है, तो सेम ही कंसेप्ट है कि मैंने पहले भी बताया था आपको, ये क्या है हमारे पास, कार्बोकेटायन। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आपको पता है, तो इस कार्बोकेटायन पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आएगा, कौन सा ग्रुप है बेटा, EDG। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा, स्टेबिलिटी क्या होगी हमारे पास, इंक्रीज होगी। ये पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर हमारे पास क्यों होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम, और चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है मतलब एनर्जी क्या हो रही है, कम, और अगर एनर्जी कम हो रही है तो स्टेबिलिटी होगी ज्यादा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं इधर, तो इधर क्या होगा हमारे पास C, और ये आ गया हमारे पास प्लस, और ये आ गया हमारे पास EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इसमें क्या होगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी साइड लेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग अपनी साइड लेगा, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा। तो ये क्या होगा हमारे पास, इधर स्टेबिलिटी क्या होगी, कम, स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो सकता है हमारे पास, ये प्लस M हो सकता है, प्लस I हो सकता है, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होगा, माइनस M होगा और माइनस I होगा। क्लियर है बेटा? तो इधर हमारे पास पॉइंट आ जाएगा, तो इधर हम लिखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई डी जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ई डब्ल्यू जी, और ई डी जी वाले कौन है प्लस एम प्लस आई, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका आएगा माइनस एम माइनस आई। तो ये आ गया हमारे पास ये बिल्कुल प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, माइनस को माइनस। फाइनली कंक्लूजन वही है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, सेम को सेम स्टेबल करेगा, प्लस को प्लस माइनस को माइनस। ठीक है, अब हमारे पास एक पॉइंट और आता है कि सर मान लो अगर कोई ग्रुप ऐसा हुआ जो प्लस एम शो कर रहा है और फिर माइनस आई करे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास OH है, तो सॉरी OH है, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है प्लस एम करेगा, बट ऑक्सीजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव भी है तो माइनस आई करेगा। तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास पॉइंट है बिल्कुल, देखो भाई क्या है मैग्नीट्यूड। देखो एक पॉइंट तो यह आएगा हमारे पास नोट पॉइंट में, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन एम इफेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा डिस्टेंस पर डिपेंड, देखो भाई बिकॉज इधर अगर हम देखें रेजोनेंस वाला पॉइंट, अगर देखो इधर कितना चार्ज आया है, ये Cn था, ये हमारे पास Cn है, इसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पर +1 चार्ज आया है, पैरा पर भी प्लस आया है, जबकि डिस्टेंस तो ज्यादा थी, तो डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम ही लगता है। तो ऑर्थो पर भी उतना ही एम लगेगा, एम बोला है मैंने, मतलब प्लस एम हो या माइनस एम हो, जितना पैरा पर लगेगा। क्लियर है बेटा। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि एम इफेक्ट और आई इफेक्ट में से जो डोमिनेटिंग होता है वो एम इफेक्ट होता है, एक्सेप्ट हेलोजन के केस को छोड़ के। क्या दे रखा है हमारे पास, एम इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स आई इफेक्ट। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स आई इफेक्ट। ठीक है, एम इफेक्ट मतलब मैं डोमिनेट करूंगा हमेशा आई को। बात समझ मारी नहीं आ रही, मतलब जो भी चीज है सारा कौन डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूंगा, ये याद रख सकते हो। मैं मतलब मोहन सर या मैं खुद, कैसे भी याद रख लो बेटा। ठीक है, बात समझ मारी बेटा। एम डिसाइड करेगा, मतलब अगर जो अभी बताया अपने OH वाला था तो प्लस एम और माइनस आई लग रहा है, तो माइनस आई को जाने दो, हम सबसे पहले प्लस एम से ही चीजें डिसाइड करेंगे। अगर प्लस एम से चीजें डिसाइड नहीं होती है तो फिर माइनस आई पे जाएंगे। ठीक है, बट इस चीज में एक छोटा सा पॉइंट है, हेलोजन्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट है। क्या दे रखा है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हेलोजन। ठीक है, क्यों है, उसका भी रीजन है, सिंपल सा रीजन है, मतलब बिल्कुल बढ़िया रीजन है। क्या है रीजन, ठीक है, तो इस वाले केस में हमारे पास क्या आएगा, ये हेलोजन, ये 0.2 है, और 0.3 क्या है हमारे पास नोट का, 0.3 हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास है 3। ठीक है भाई, ये हमारे पास है 3, तो 3 नोट पॉइंट थे, 2 एक पहले बता चुका हूं, तीसरा ये। तो अब इस वाले का रीजन क्या होगा हमारे पास, देखो इसका रीजन मैं अभी समझा या फिर बाद में करेंगे, इसका रीजन मैं बताऊंगा अभी बाद में। ठीक है, हेलोजन वाले का रीजन बाद में बताऊंगा बेटा, अभी इधर ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम जाते हैं तो कैटायन की स्टेबिलिटी पर। तो देखो भाई क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, जिन्होंने कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है उसके जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो जाएंगे बिल्कुल सही। तो ये है हमारे पास ए, ये है बी और ये सी। कैटायन की स्टेबिलिटी बतानी है, वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे। इधर कंजुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस या कंजुगेशन कुछ भी लिखो, कंजुगेशन लिख रहा हूं मैं, कंजुगेशन हो रहा है एक इस सिस्टम का। ठीक है, इधर कंजुगेशन हो रहा है, ठीक है, बट पहले वाले से ज्यादा कंजुगेशन है, मोर कंजुगेशन। ठीक है, इसमें CH डबल बॉन्ड CH2 भी है, CH डबल बॉन्ड, इसमें भी मोर कंजुगेशन है। ठीक है, तो ये तो समझ में आता है कि सबसे लीस्ट स्टेबल तो ए होगा, क्योंकि इसमें सबसे कम कंजुगेशन है। जितना ज्यादा कंजुगेशन, जितना ज्यादा रेजोनेंस, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ए सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि कम है। अब सर इन दोनों में कैसे डिसाइड करें, तो आप देखो ये वो है जो, मतलब ये जो बी है ये इसके साथ भी कनेक्टेड है और इसके साथ भी कनेक्टेड। याद है मैंने लास्ट क्लास में बताया था, क्रॉस कंजुगेशन वाला और एक्सटेंडेड। ठीक है, ये वो है जो दोनों के साथ कनेक्ट होना चाहता है। ठीक है, बट अगर सेम ही टाइम पे अगर दोनों ने एक जगह पर बुला लिया तो फिर मिलाप नहीं हो पाएगा भाई, फिर होंगे झगड़े। बात समझ मारिए। तो ये कौन सा है, क्रॉस कंजुगेशन, तो ये अच्छा नहीं होता है। तो ये कौन सा है बेटा, क्रॉस कंजुगेशन, और ये कौन सा है, एक्सटेंडेड। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन ज्यादा बढ़िया होता है किससे,
क्रॉस थे, इसलिए हमारे पास ए लीस्ट, फिर आएगा बी और देन आएगा सी। क्लियर है? इधर देखो भाई, इस वाले में वीडियो पॉज करके आंसर करेंगे आप, तो ये ए, ये बी और ये हमारे पास सी। क्लियर है? देखो सबसे पहले प्लस सिंगल डबल बॉन्ड, रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस या कंजुगेशन कुछ भी लिखो, ठीक है। प्लस इसके बाद कंजुगेशन नहीं है, इसका कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। इन पूरे ग्रुप का कौन सा इफेक्ट है? प्लस आई। इधर अगर आप देखोगे तो देखो इधर प्लस सिंगल सिंगल। फर्स्ट वाले केस में स्टार्टिंग में मेरे को पता है कि स्टार्टिंग में कंजुगेशन कर दिया होगा आपने, जिसने रॉन्ग किया है। इधर कंजुगेशन नहीं हो रहा है बिकॉज सिंगल सिंगल, दो सिंगल आ रहे हैं बीच में, ठीक है। तो नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है। साथ ही साथ में ये ग्रुप कौन सा है हमारे पास? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का है, इसलिए इसका इफेक्ट कौन सा लगेगा? माइनस आई, जो प्लस को क्या करता है? अनस्टेबल। तो इस वाले केस में हमारे पास जो स्टेबिलिटी आएगी वो क्या आ जाएगी बेटा? सबसे ज्यादा स्टेबल ए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। इसके बाद बी और सी दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, बट बी में प्लस आई है तो प्लस को प्लस स्टेबल करेगा, तो ए के बाद बी और बी के बाद सी। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये फिर से ए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करे बेटा, ये बी और ये सी। इधर भी क्या है हमारे पास? इसको मैंने ए बोला, इसको बी और इसको सी, ठीक है। चलो करो भाई वीडियो पॉज करके जल्दी से क्वेश्चन। क्या होगा? प्लस सिंगल डबल बॉन्ड कंजुगेशन हो रहा है, रेजोनेंस, प्लस सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस, एक ही डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, प्लस सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस, बिल्कुल सही है। तो रेजोनेंस तो तीनों में सेम है, रेजोनेंस तीनों में सेम है। तो अब रेजोनेंस से चीजें डिसाइड नहीं हो रही है, तो किससे बताएंगे? आई इफेक्ट से। इसका डिग्री कौन सा है? रेजोनेंस प्लस 1 डिग्री, रेजोनेंस प्लस 2 डिग्री और रेजोनेंस प्लस 3 डिग्री। तो अब आपको पता है कि जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन आर मोर स्टेबल देन 2 डिग्री और 2 डिग्री आर मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो रेजोनेंस सेम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम स्टेबिलिटी देखेंगे, अब आई इफेक्ट डिसाइड करेगा, तो देन आएगा हमारे पास सी ज्यादा स्टेबल होगा बी से और बी ज्यादा स्टेबल होगा ए से। क्लियर है भाई? ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट इस वाले में देखिए अगर, तो अब इधर देखो बेटा, प्लस सिंगल डबल, सिंगल डबल, इधर तक रेजोनेंस हो रहा है, ये भी रेजोनेंस में, ये भी रेजोनेंस में, ठीक है। तो 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस ऐसे लिख देता हूं मैं, 2 डबल बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। इधर क्या है? प्लस सिंगल डबल, ध्यान देना, प्लस सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस हो रहा है, फिर सिंगल सिंगल कैंसिल हो गया, प्लस सिंगल सिंगल सिंगल, ये भी नहीं है, मतलब ये रेजोनेंस में नहीं है। तो एक डबल बॉन्ड का रेजोनेंस है, 1 डबल बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। एक डबल बॉन्ड रेजोनेंस में है, दूसरा नहीं है, ठीक है। इसमें अगर देखें प्लस सिंगल सिंगल, ऊपर वाला तो नहीं है, प्लस सिंगल सिंगल, ये भी नहीं है, तो इसमें तो रेजोनेंस है ही नहीं। तो अब आंसर मिल गया होगा आपको, नो रेजोनेंस, ठीक है। तो इस वाले केस में सबसे ज्यादा स्टेबल ए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है भर भर के, देन बी में कम रेजोनेंस है, सी में बिल्कुल नहीं है, तो ये हमारे पास स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देखो, इसमें स्टेबिलिटी बतानी है हमारे पास। तो अब ऐसे कभी बेंजीन रिंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं या किसी के भी हो, तो जो कॉमन वाला पार्ट है वो देखने की जरूरत नहीं, जो अलग पार्ट है उसको देखेंगे। तो हमारे पास क्या है? CH2 में ये वाली चीज, मतलब ये वाला पार्ट तो सब में कॉमन है, ये पार्ट तो सब में कॉमन है, ठीक है। तो ये तो देखने की जरूरत है ही नहीं, ये पार्ट सब में कॉमन है, CH2 प्लस और ये रिंग, ये सब में कॉमन है। अब हम लगाएंगे NO2। तो जब कभी भी बेंजीन रिंग आती है तो जो मेटा वाला पॉइंट लगाया था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो कि मेटा पर तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, लगा हुआ है, तो मेटा पर ओनली आई इफेक्ट लगता है, एम नहीं लगता। और नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इधर आई लिखेंगे ओनली, ओनली आई, एम नहीं है। क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास ये पैरा पोजीशन है, तो पैरा पोजीशन पर माइनस एम लगेगा। NO2 का माइनस एम है क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। स्ट्रक्चर मैंने आपको अभी बताइए थोड़ी देर पहले ही, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये बॉन्ड ऐसे रोटेट होगा, नाइट्रोजन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, ए डबल बॉन्ड बी, बी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, मतलब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, माइनस एम माइनस आई, इधर क्या होगा? माइनस एम माइनस आई,
तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा हमारे पास, ये ए, ये बी और ये क्या हमारे पास सी। तो सर सी में -i लग रहा है। अब m डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है, m। तो सर सबसे ज्यादा तो स्टेबल होगा a और c में से कोई होगा, b तो लीस्ट स्टेबल हो गया बिकॉज माइनस इधर क्या, सॉरी उल्टा कर दिया ना, हाँ भाई b सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, b सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। क्यों, क्योंकि कार्बोकैटायन देख रहे हम, और कैटायन को माइनस वाला क्या करता है, अनस्टेबल। भाई प्लस को प्लस स्टेबल करता है, माइनस को माइनस स्टेबल करता है। तो इधर कौन है, प्लस वाला है, और ये वो ग्रुप है जो माइनस वाला इफेक्ट कर रहे हैं। तो -m ज्यादा अनस्टेबल करेगा, -m ज्यादा अनस्टेबल करेगा, -i कम अनस्टेबल करेगा। तो ये सभी बुरे हैं, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है, ये भी बुरा है। बट जब सब बुरे हो, सब गलत हो, तो सही वो होता है जो कम गलत होता है। ठीक है, यही देखा जाता है बेटा। जो ज्यादा गलत होते हैं, मान लो सभी लोग गलत है, तो उसमें से सही वही है जो कम गलत है। तो कम गलत कौन सा है, ये। तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब हमें डिसाइड करना है, तो सर ये दूर है तो -m इसमें ज्यादा लगे, कम लगेगा, और इसमें -m सर ज्यादा लग रहा है, तो ये लेस रिएक्टिव होगा। अगर ऐसा किसी ने सोचा है तो वो रॉन्ग है, अगर ऐसा किसी ने सोचा है तो क्या है, रॉन्ग है बेटा। ठीक है, आंसर तो अभी भी यही आएगा, बी सबसे ज्यादा स्टेबल, देन आएगा हमारे पास ए, और देन आएगा हमारे पास सी। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा होता है कि गलत लॉजिक से भी आपका आंसर सही आ जाता है। इधर एग्जाम में नहीं आता है, एग्जाम में नहीं आता है, कभी नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास ऑर्डर आया है, ये दो का, लास्ट दो का, तो ये डिसाइड हुआ है, डिसाइड बाय इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट नॉट बाय एम इफेक्ट। एम इफेक्ट से डिसाइड नहीं हुआ है, एम इफेक्ट से डिसाइड नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि एम, बिकॉज एम डज नॉट डिपेंड, एम डजंट डिपेंड इधर से लिखना स्टार्ट करता हूं, बिकॉज एम डजंट डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, अपॉन डिस्टेंस, एम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए आई से बता रहा है। तो इसमें आई क्या लगेगा, लेस। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है तो -i कम होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इधर क्या लगेगा, मोर। तो इधर अगर मोर लग रहा है तो ये ज्यादा खराब है, ज्यादा खराब है तो लीस्ट स्टेबल होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, इसमें देखो तो जल्दी से करेंगे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है भी। OCH3 सबसे पहले देगा +m, अच्छा सबसे पहले मेटा वाले को पकड़ो। ये हमारे पास मेटा है, ऑक्सीजन में फर्स्ट एटम मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो सर -i, गलती से m नहीं लगा देना है। हमेशा बेंजीन रिंग में चाहे एसिडिटी का क्वेश्चन आए, चाहे बेसिसिटी का है, कैटायन की स्टेबिलिटी, एनायन की स्टेबिलिटी या फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी, कोई भी आए, आपको सबसे पहले मेटा वाले को पकड़ना है और उसको साइड में करो। तो मेटा वाले को साइड में किया मैंने। अब इसके बाद हमने देखा तो इधर फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है तो +m, इधर भी फर्स्ट एटम के पास लोन पेयर है ग्रुप के तो +m। ठीक है, कॉमन वाले पार्ट को नहीं देखेंगे, +m। अब ऑक्सीजन इस कार्बन से मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, इसलिए इसका लगेगा -i। ध्यान रखना, m में कौन है, +m, बट इधर i कौन सा लगेगा, -i, क्योंकि i किससे डिसाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी से, और इधर भी क्या लगेगा, -i। ठीक है, तो अब हमारे पास कार्बोकैटायन है, प्लस को प्लस स्टेबल करता है, तो इधर +m में स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, +m में स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है। इधर -i है, तो ये B वाला जो हमारे पास है, इसमें प्लस वाला कोई नहीं है, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया, तो B सबसे लीस्ट है। सर -i तो इधर भी लग रहा है, तो इनकी भी तो कम होगी सर, स्टेबिलिटी इसमें भी तो कम होगी, इवन इसमें -i सबसे ज्यादा लग रहा है, तो सर इसको आप सबसे कम स्टेबल क्यों नहीं बोल रहे, बिकॉज डिसाइड कौन करेगा, m करेगा। डिसाइड कौन करेगा, m इफेक्ट डोमिनेंट होता है हमेशा, तो m इसको स्टेबल कर रहा है, और इधर i लग रहा है, इधर m लग ही नहीं रहा, तो वो स्टेबल कर रहा है, तो ये सबसे पीछे हो चुका है, ये बाहर है लीग से। अब इन दोनों में डिसाइड करेंगे,
तो m दोनों को स्टेबल कर रहा है और इक्वल स्टेबल करेगा, बिकॉज m डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, इधर पैरा है इधर और तो है, बट m दोनों में सेम लगेगा। कौन डिसाइड करेगा? I कौन सा लग रहा है? -I, जो अनस्टेबल करता है कैटायन को। मतलब -I अगर ज्यादा हुआ तो कैटायन की स्टेबिलिटी कम होगी, तो -I कम हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो -I कम किस में है? -I कम तो सर इसमें है, क्योंकि ये डिस्टेंस ज्यादा है इसकी। तो अगर इसमें -I कम है तो B के बाद आएगा C और देन आएगा A। ये आ गया हमारे पास कैटायन की स्टेबिलिटी। क्लियर है बेटा? तो इस टाइप से आपको चीजें देखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। तो सेम वही है, कार्बन आयन क्या होगा हमारे पास? C माइनस है। तो इधर अगर मान लो हमारे पास कौन सा ग्रुप लग रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर लग रहा है तो इस वाले केस में क्या बनेगा हमारे पास? माइनस है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या बनेगा? अनस्टेबल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या हो सकता है? +m हो सकता है, +I हो सकता है। तो माइनस को प्लस वाला तो अनस्टेबल ही करेगा। क्यों? क्योंकि अगर प्लस वाला है चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, चार्ज डेंसिटी बढ़ी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ी तो स्टेबिलिटी कम होगी। समझ गए बेटा? चलो नेक्स्ट बात करें हम। ये हमारे पास है माइनस, इधर आ गया EWG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या होगा? स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। स्टेबिलिटी क्या करेगा? ये इंक्रीज। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? -m है, -I है। तो कुल मिला के बात ये आ गया हमारे पास कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन सेम कंसेप्ट है जो हमने इंडक्टिव में पढ़ा। कौन सा? कि माइनस को माइनस, सेम को सेम स्टेबल करता है। तो EWG और इधर आएगा EDG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है? -m -I और इधर क्या आएगा? +m +I। क्लियर है बेटा? और ये आ गया हमारे पास फाइनल। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं? क्वेश्चंस करने हैं। टाइम हो गया है 1:46। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन करो जल्दी जल्दी से। कितने हैं? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन तो निपटा देंगे। करो भाई जल्दी से, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो। ये है हमारे पास A, ये है B और ये हमारे पास C। ये A, ये B, ये C। ठीक है, करो। क्या आएगा हमारे पास? CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस दे रखा है। ठीक है, वीडियो पॉज करके करोगे। तो इधर रेजोनेंस हो रहा है, नेगेटिव सिंगल डबल बॉन्ड रेजोनेंस हो रहा है। इधर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। ध्यान समझ लेना, इधर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर है, पहली बात इस प्लेन में नहीं है, और इधर अल्टरनेट पोजीशन पे कुछ भी नहीं है। माइनस डबल, फिर इधर कुछ होना चाहिए ना जिसमें मैं इलेक्ट्रॉन दे सकूं, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, तो कोई रेजोनेंस नहीं है। तो डबल बॉन्डेड एटम पर प्लस आ जाए, माइनस आ जाए या फ्री रेडिकल आ जाए, रेजोनेंस नहीं होता है। मैं इधर लिख भी देता हूं आपको। मान लो आपको कहीं पे ऐसा मिल गया डबल बॉन्ड C, इधर प्लस, तो नो रेजोनेंस। ठीक है, सिमिलरली ऐसा मिल गया, नो रेजोनेंस। ठीक है, और देखो क्या हो रहा है। हाँ, जल्दी करो यार, टाइम क्यों लगा रहे हो। और देखो हमारे पास अगर ऐसा आ गया प्लस, सिमिलरली अगर इस पे माइनस भी आ गया, नो रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा बेटा इधर। इधर तो फिर भी बात समझ में आ जाएगी आपको। इधर आपको कंफ्यूजन रहेगा कि सर देखो प्लस सिंगल डबल कंजुगेशन होता रहा है, बट बेटा ये पॉजिटिव चार्ज का जो वैकेंट ऑर्बिटल है ना, ये परपेंडिकुलर प्लेन में। किसमें बेटा? परपेंडिकुलर प्लेन में। और अगर आपको कल याद हो तो मैंने ऐसे बताया था कि ऐसे होनी चाहिए सेम प्लेन में, तभी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर हो पाएगी। बट इसमें
एक लोन पेयर, ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे है, ये जो डबल बॉन्ड है इनके लोन पेयर ऐसे है, और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल है ये ऐसे है, तो इसमें कहां से ट्रांसफर करोगे? परपेंडिकुलर है, बात समझ में आ रही है, इसलिए कंजुगेशन नहीं हो रहा है। ठीक है भाई, चलो अब इधर ध्यान देंगे हम, और इधर भी कोई रेजोनेंस नहीं है, इस वाले में भी नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ठीक है, अब रेजोनेंस तो नहीं है, बट इधर sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इसका लगेगा प्लस आई, sp3 हाइब्रिडाइज है प्लस आई, ये sp2 हाइब्रिडाइज है माइनस आई, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन sp हाइब्रिडाइज कार्बन का माइनस आई लगता है, इधर रेजोनेंस हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ए, देन आएगा हमारे पास बी, बिकॉज माइनस को माइनस स्टेबल करता है, और लास्ट में आ गया हमारे पास सी। नेक्स्ट, ये हमारे पास ये ए, ये बी और ये सी। करो भाई, अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले रेजोनेंस हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया हो रहा है रेजोनेंस, कैसे? माइनस सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस हो रहा है, हाँ बिल्कुल हो रहा है, और इवन मोर हो रहा है, मोर रेजोनेंस, माइनस सिंगल डबल, माइनस सिंगल डबल, इधर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, नो रेजोनेंस। ये स्टार बनाने का ट्राई मत करना, ठीक है, खतरनाक है ये। ठीक है भाई, टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है, टाइम लेवा, कौन सा लेवा बेटा? टाइम लेवा। ठीक है, तो ये नहीं करेंगे हम। तो ये आ गया हमारे पास, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? बी, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है, देन ए, और लास्ट में क्या आ गया हमारे पास? सी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, इधर देखो, अब NO2 एनायन है, सबसे पहले मेटा वाले को पकड़ेंगे, मेटा वाले भाई साहब ये रहे हमारे, इसका लगेगा ओनली माइनस आई, NO2 का लगेगा माइनस एम माइनस आई, इधर भी क्या लगा? NO2 ऑर्थो पोजीशन पर है, माइनस एम माइनस आई। अब माइनस की स्टेबिलिटी देखनी है, किसकी स्टेबिलिटी देखनी है? माइनस की। अगर हमें स्टेबिलिटी देखनी है तो माइनस को माइनस स्टेबल करता है, मतलब माइनस एम भी स्टेबल कर रहा है, माइनस आई भी स्टेबल कर रहा है, तो क्या होगा सर? ये तो लीस्ट स्टेबल होगा, बिकॉज माइनस वाले तो ज्यादा, माइनस एम वाले ज्यादा स्टेबल होंगे, तो सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया बी। तो इसी से आपके एक दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। अब इन दोनों में डिसाइड, सर माइनस एम अलग अलग होगा क्या? नहीं, सेम है, माइनस एम की स्ट्रेंथ सेम होगी। क्यों? क्योंकि वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। फिर सर इधर माइनस की स्टेबिलिटी देख रहे हैं, तो माइनस आई स्टेबल करेगा, जिसमें ज्यादा माइनस आई उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, और माइनस आई या आई इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो डिस्टेंस कम होनी चाहिए। कम किसमें बेटा? हमारे पास इस वाले में डिस्टेंस कम है, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी के बाद ए के बाद सी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, ये हमारे पास अब OCH3 का देखो, लोन पेयर, सबसे पहले मेटा वाले को पकड़ो, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो माइनस आई, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है इसलिए माइनस आई, ठीक है। और इधर क्या लगेगा? प्लस एम। प्लस एम कैसे? क्योंकि लोन पेयर है, तो ये प्लस एम, इधर प्लस एम, क्योंकि लोन पेयर है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई, इधर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है तो माइनस आई। अब क्या होगा हमारे पास? प्लस को माइनस को प्लस अनस्टेबल करेगा, तो प्लस वाले तो सबसे पीछे हो गए, क्योंकि एम प्लस लग रहा है ना, तो एम लगते तो एम ही डिसाइड करेगा, तो ये प्लस एम लग रहा है तो ये तो खत्म, मतलब इसमें भी प्लस एम, इसमें भी प्लस एम, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बी। सबसे ज्यादा कौन सा स्टेबल हो गया? बी। क्यों? क्योंकि इसमें ओनली माइनस आई लग रहा है जो स्टेबल कर रहा है, प्लस वाला तो अनस्टेबल कर रहा है, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बात करेंगे हम ए और सी में से, तो ए और सी में प्लस एम सेम लग रहा है, जिसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा, क्योंकि माइनस को माइनस स्टेबल करेगा, तो जिसमें माइनस आई ज्यादा लगेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। माइनस आई ज्यादा किसमें लग रहा है? इसमें। तो बी के बाद क्या आएगा? सी, और सी के बाद क्या आ जाएगा? ए। क्लियर बेटा? बी सी ए, बी सबसे ज्यादा, अच्छा उल्टा कर दिया ना, बी देन सी ज्यादा स्टेबल है, हाँ ठीक है, फिर ए, ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, एप्लीकेशन आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ का। एप्लीकेशन किसका है? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में भी कॉन्सेप्ट सेम ही है, सेम कॉन्सेप्ट है, होमवर्क दे रहा हूं बेटा। सेम क्या है हमारे पास? एसिडिटी, जो हमने पहले पढ़ा था, एसिडिटी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट एनायन। कंजुगेट बेस लिख देता हूं इधर, क्या लिख देता हूं? कंजुगेट बेस, जो कि क्या रहता है हमारे पास? एनायन रहता है। और एनायन को
ए फॉर एसिडिटी, ए फॉर एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव को तो नेगेटिव स्टेबल करेगा, मतलब EWG डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आ गया -M -I, इधर आ गया +M +I। सेम फंडा है, जो हमने पहले बात करी थी वो का वही है, कोई चेंज नहीं होगा, जो हमने आई इफेक्ट में पढ़ा था वही है एज इट इज, वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भी बताया था मैंने कि एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Ka के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pka के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? Ka के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है Pka के। सिमिलरली Pka के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो Kb, ये किसके लिए होता है? बेस के लिए। तो कोई अगर अच्छा एसिड है तो बेस क्या रहेगा? वीक, तो Kb की वैल्यू क्या रहेगी? कम, बट Pkb की वैल्यू ज्यादा रहेगी। तो मतलब P अगर लग गया ना तो उल्टा हो जाएगा। देखो Pka है, Ka एसिड के लिए होता है बट Pkb बेस के लिए हो जाएगा। सिमिलरली Kb बेस के लिए होता है बट Pkb एसिड के लिए हो जाएगा। क्लियर है बेटा? और ये भी आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, pH जितनी कम होगी उतनी ज्यादा क्या होगी हमारे पास? एसिडिटी। क्लियर है बेटा? अब इसके होमवर्क के क्वेश्चन देख लो आप, ये क्वेश्चंस करके लाने हैं आपको। ये होमवर्क है बेटा, एसिडिटी का ऑर्डर लिखना है, ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, ये भी होमवर्क है, और भी है क्या होमवर्क? ठीक है, इतना ही है। वैसे फिर बेसिसिटी भी है बट बेसिसिटी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी सारी चीजें। ठीक है, अच्छे से लेक्चर देखना। और मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं जिस भी बच्चे ने ये लेक्चर अच्छे से देखा होगा उसको +M -I, एसिडिटी, बेसिसिटी, कैटायन, एनायन की स्टेबिलिटी वगैरह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और जिसको ये लेक्चर समझ में आ गया उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अच्छे से लेक्चर को देख लेना है बेटा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे। थैंक यू।